तो ये फर्स्ट पार्ट है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कोर्स का, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू इमिग्रेशन, ये उसके नोट्स है। ठीक है, ओके। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इमिग्रेशन लॉ। इमिग्रेशन लॉ क्या होते हैं? ऐसे लॉ जो ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में अंडर व्हाट कंडीशंस एंटर कर सकता है, स्टे कर सकता है और लीव कर सकता है। ठीक है, अब ये जो इमिग्रेशन लॉ है ये दो चीज़ों से बने हैं, कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज से। ठीक है, ये पॉलिसीज़ क्या करती है? ये पॉलिसी गवर्न करती है जो पीपल है उनका मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये पॉलिसीज़ डिसाइड करती है इमिग्रेशन की। और ये पॉलिसीज़ जो है वो अक्रॉस द ग्लोब वेरी करती रहती है। अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ ऑप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे रेंज ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये कौन कौन से रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये आ गए, जैसे कुछ इमिग्रेशन किस लिए होता है? इकोनॉमिक माइग्रेशन के लिए, कुछ होता है असाइलम रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए, कुछ इमिग्रेशन होता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या कल्चरल एक्सचेंज के लिए इमिग्रेशन हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है, बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज़ के लिए, कुछ के बॉर्डर स्ट्रेंथन है, कुछ स्ट्रिक्ट है, लीनियंट है, कल्चरल सोशल फैक्टर के लिए इमिग्रेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इमिग्रेशन हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन के टेम्परेरी प्रोटेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से इमिग्रेशन होता है। ठीक है, पॉलिसीज़ जो मैंने बताई है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहला फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारा इकोनॉमिक माइग्रेशन, कि इसकी वजह से इमिग्रेशन कैसे होता है। अब नाम ही बता रहा है इकोनॉमिक माइग्रेशन, कि ऐसा माइग्रेशन जिसमें जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इकनॉमी क्या हो रही है, हमारी रन हो रही है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कंट्री में अगर किसी तरह की इकोनॉमिक नीड्स है, लेबर्स की ज़रूरत है, तो वर्कर्स को बुलाया जाता है वीज़ा पे। ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक लेबर नीड्स के तहत, और उससे क्या होता है, उन लेबर्स की वजह से वहाँ की इकनॉमी रन करती है। तो दैट मीन्स वो लेबर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसी इस वजह से जो टाइप के वीज़ा लगते हैं, माइग्रेशन होता है, वो किसके अंडर आता है? इकोनॉमिक माइग्रेशन के अंडर। अब इकोनॉमिक माइग्रेशन भी 4 सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 4 चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक माइग्रेशन पॉसिबल है। तो हमारे वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं? कंस्ट्रक्शन या डोमेस्टिक वर्क या सर्विस इंडस्ट्री, पहला सेक्टर। दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर, तीसरा आईटी या टेक्नोलॉजी सेक्टर, एंड लास्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला सेक्टर इसको कवर करने जा रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में माइग्रेशन कैसे आ सकता है, इकोनॉमिक माइग्रेशन कैसे आता है? जो ये कंट्रीज़ होती है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, जहाँ पे काफ़ी सारा ऑयल है, ऑयल रिच कंट्रीज़ है, यहाँ पे क्या चलता है? एक टाइप का कफाला सिस्टम चलता है। अब कफाला सिस्टम क्या है? ये एक एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयर है, जो उनका ऑनर है, मतलब एम्प्लॉयज़ जहाँ वर्क करेंगे एम्प्लॉयर के अंडर, वो क्या करता है? वो स्पॉन्सर करता है कुछ वर्कर को। वर्कर कहाँ से होते हैं? साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, यहाँ से वर्कर्स आते हैं इन कंट्रीज़ में। ठीक है, ये वर्कर्स आते हैं इन ऑयल रिच कंट्रीज़ में इस सिस्टम के तहत, कफाला सिस्टम। ये एक टाइप का टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेबर्स को बहुत अब्यूज़ या उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिफ्यूजी है जिसको अपनी कंट्रीज़ में क्या है, परसिक्यूशन है, वहाँ पे उसको मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट है या कोई ना कोई ख़तरा है, वो आया कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे आके एक कफाला सिस्टम के अंदर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि एम्प्लॉयर के अंडर वो काम करेगा एज अ एम्प्लॉय। बट अब क्या है, अगर उसे वो छोड़नी है ना जॉब, या वो जगह छोड़नी है, तो वो छोड़ नहीं सकता उस अपने एम्प्लॉयर की वजह से। अब एम्प्लॉयर क्या है, वो उसको डिपोर्ट भी करा सकता है उस कंट्री में जहाँ से उसको खतरा था। ठीक है, उस कंट्री में उसको डिपोर्ट करा सकता है, डिटेंशन करा सकता है। इस वजह से बहुत कंट्रोवर्शियल सिस्टम है। प्लस वर्किंग आवर्स है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं लेबर्स के, और बहुत अनसेफ या अनफेयर कंडीशंस में उससे काम लिया जाता है। इस वजह से बहुत कंट्रोवर्शियल सिस्टम है, बिकॉज लेबर का बहुत अब्यूज़ या एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इसी चीज़ को टारगेट करने के लिए एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO बनी है, एंड UNHCR, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये कन्वेंशन इनके लिए बनी है ताकि ये जो माइग्रेंट्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट रहे और उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ठीक है,
इसमें सिर्फ इतना ही था कि कंस्ट्रक्शन में जो ऑयल रिच कंट्रीज़ होती है, फॉर एग्जांपल दीज कंट्रीज़, यहाँ पे वर्क करने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, माइनिंग खुदाई कुछ भी कराने के लिए वर्कर्स बुलाए जाते हैं इस कंट्री से, इस सिस्टम के तहत, और ये सिस्टम ऐसा है, ठीक है। और इसको अगेंस्ट टैकल ऑफ करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन या ये कन्वेंशन बनी थी। नेक्स्ट आते हैं अब कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई पीपल माइग्रेट भी कर रहे हैं इकोनॉमिक माइग्रेशन के तहत, तो वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। पहला चैलेंज होता है लोकल जॉब। वहाँ के लोगों को लगता है जहाँ पे भी माइग्रेंट्स माइग्रेट कर कर आए हैं, वहाँ पे लोगों को क्या लगता है, लोकल लोगों को, कि जो मतलब माइग्रेंट्स है वो उनकी जॉब्स ले लेंगे। दूसरा, उनको लगता है कि माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं तो वो बहुत लो वेजेस पे काम करने को तैयार होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल वेज लेवल है वो कम हो जाएगा। एक ये चैलेंज है। दूसरा, उनको सोशल वेलफेयर सिस्टम्स है, जैसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब फियर होता है कि जो इमिग्रेंट्स है या माइग्रेंट्स है वो प्रेशर डालेंगे, जैसे हेल्थ केयर सर्विस पे, हाउसिंग पे और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे। उनको मतलब लगता है कि ये सारी फैसिलिटीज़ या यूटिलिटीज़ यूज़ बहुत ज़्यादा होएगी, इस वजह से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस हैं। रिजल्ट्स क्या निकलता है, तो अब क्या करना शुरू करा इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने और इमिग्रेशन ने, कि कोटा या लिमिट सेट कर दी कि कितने फॉरेन वर्कर्स आएंगे, ठीक है। और स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल बना दिए वर्क परमिट के लिए, कि मतलब दैट मीन्स लिमिटेड या सिलेक्टेड लोग ही आ पाएंगे। उसके बाद प्रेफर उन्होंने क्या करना शुरू करा, इस चीज़ को बोलते हैं, एक पॉलिसी है लोकल फर्स्ट। लोकल फर्स्ट मतलब अगर कोई जॉब निकले, कोई वैकेंसी निकले, तो वहाँ पे लोकल सिटीज़न को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू फॉरेन वर्कर। तो ये कुछ रिजल्ट्स निकले इन चैलेंजेस की वजह से, कि अगर कोई बाहर से काम करने आता है तो उसको उसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उस कंट्री में, और उसको टैकल ऑफ करने के लिए क्या रिजल्ट उन्होंने सेट करे इमिग्रेशन ने। दूसरा सेक्टर आया हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए अब ये सारे हम बाद में भी पढ़ेंगे, ब्लू कार्ड, ग्रीन कार्ड, गोल्डन कार्ड, बट अभी राइट नाउ इतना ही है। हेल्थ केयर के लिए जैसे जर्मनी में ब्लू कार्ड मिलता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। स्किल्ड इमिग्रेंट ड्राइव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एज एविडेंस बाय हाई नंबर ऑफ टेक एंटरप्रेन्योर। जैसे सिलिकॉन वैली में देखा जाए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेन के, मतलब उस कंट्री से बाहर के लोग हैं जो सिलिकॉन वैली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ऐसे ही इसी से पता चल रहा है कि लोकल्स को कितना खतरा है अपनी जॉब्स का। तो टेक सेक्टर में क्या आ जाता है, यूएस H1B वीज़ा, ये सारे वीज़ा अभी आगे कवर होंगे कि कौन सा टूरिस्ट है, कौन सा बिजनेस है। तो यूएस का आ जाता है H1B वीज़ा, कनाडा का आ जाता है EEP एंड एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, जर्मनी में आता है ब्लू कार्ड, ठीक है। ये टेक सेक्टर में चलते हैं। ऐसे एक एग्रीकल्चर का भी है। नेक्स्ट टाइप के हम उस पर आते हैं। अब जैसे हमने एक टाइप पढ़ा था कि पॉलिसीज़ कैसे कैसे इमिग्रेशन गवर्न होती है। इकोनॉमिक माइग्रेशन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से इमिग्रेशन होता है। अब आ गया असाइलम या रिफ्यूजी प्रोटेक्शन। अब ये पढ़ते हैं। ये रहा। तो सेकंड है इसमें असाइलम या रिफ्यूजी प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके। मेन असाइलम एंड रिफ्यूजी की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। 1951 में एक रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन हुआ था, जिसके अंडर ये बोला गया था कि जो रिफ्यूजीज़ है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे उनको एक्सेस मिले हर चीज़ का, वर्क करने का परमिट मिले, हेल्थ केयर सर्विस या कोई भी यूटिलिटी यूज़ करने का राइट हो, नॉर्मल लोकल की तरह उन्हें ट्रीट किया जाए, इंडिविजुअल राइट्स मिले। और जिन स्टेट्स ने ये कन्वेंशन साइन करा था उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अगर कोई रिफ्यूजी आते हैं तो उनको इंश्योर करना है कि उनका प्रोटेक्शन हो रहा है पूरा माइग्रेंट्स का। फॉर एग्जांपल उनके साथ कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, और उनको सारी की सारी एक्सेस एजुकेशन, वर्क और हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी ये सब यूज़ करने दिया जा रहा है, ये सब, ठीक है। इस कन्वेंशन में ये था। अब रिफ्यूजी क्या होता है, कोई भी पर्सन जो परसिक्यूशन से फ्लीइंग हुआ हो। परसिक्यूशन मतलब कोई भी हार्श या अनफेयर ट्रीटमेंट है, वहाँ से वो एस्केप करके कहीं आया हो। और ये हार्श अनफेयर ट्रीटमेंट क्यों आ सकता है, उसकी रेस की वजह से, उसके रिलीजन, नेशनैलिटी या कोई पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से। तो ऐसी कंडीशंस में क्या कर सकता है वो, हमारे कुछ इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉ है उसके अंडर ये रिफ्यूजी असाइलम सीख कर सकता है किसी भी कंट्री में, ठीक है, जहाँ उसे सेफ लगे।
अब जो असाइलम मतलब जहाँ जिन कंट्री में असाइलम इजी है या जो असाइलम की प्रोसेस करते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, ईयू। यहाँ पे बहुत आसान है। अगर हम ईयू की बात करें तो ईयू लेवल लॉ एक टर्म आती है, यूरोपियन यूनियन लेवल लॉ। इसमें क्या होता है, ईयू क्या बोलता है कि जो इमिग्रेशन हो रहा है, ठीक है, सारी की सारी कंट्रीज़ मिलकर उस इमिग्रेशन को, अगर कोई माइग्रेंट आ रहा है, रिफ्यूजी आ रहे हैं या असाइलम सीकर्स आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देगी। बट इस ईयू मतलब पूरे यूनियन में, यूरोपियन यूनियन में जो अलग अलग कंट्री है ना, उसकी जो मेंबर स्टेट्स है, स्टेट मेंबर्स है, वट एवर इट इज़, उनको क्या है, उनके पास खुद की एक पावर है कि उनको रिफ्यूज़ल्स लेने हैं या नहीं लेने, ठीक है, वो पावर भी है इनका। मतलब फ़र्स्ट तो इनका मॉडल यही बोलता है कि सब साथ में मिलकर क्या करेंगे, उनको हैंडल करेंगे रिफ्यूजीज़ को। बट हर कंट्री की अपनी एक पावर है उसके पास कि वो कितने रिफ्यूजी वो मैनेज करना चाहता है, ठीक है। तो ईयू लेवल लोग क्या कहते हैं कि रिफ्यूजी पॉलिसी, अगर कोई वॉर हो गया या कोई डेंजर है, कहाँ से, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया, अफ़गानिस्तान। मिडल ईस्ट में सीरिया या इराक, नॉर्थ अमेरिका में लिबिया आ गया, साउथ एशिया हो गया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान आ गए अपने। यहाँ से इनको रिफ्यूजीज़ है जहाँ पे इन सारे मतलब कंट्रीज़ में हमेशा वॉर या कुछ ना कुछ डेंजर या कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना रहता है। तो ईयू लेवल लॉ के अकॉर्डिंग इन लोगों ने साइन करा था कि ये रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन देंगे रिफ्यूजी पॉलिसी के तहत, ठीक है। ईयू लेवल में क्या है, दो बातें हैं। सबसे पहले तो इनके सारे मेंबर स्टेट ने बोला कि हम प्रोटेक्शन देंगे किसको, रिफ्यूजीज़ को। बट साथ ही इसके पास एक और पावर है, इसकी जो यूरोपियन यूनियन की एक एक कंट्री है, स्टेट मेंबर्स है, उनके पास अपनी पावर है कि वो उसको कितना यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो कितने माइग्रेशन को एडमिशन करना चाहते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। उनकी रिफ्यूजी पॉलिसी क्या कहती है कि रिफ्यूजी पॉलिसी ऐसे केस में वर्क करेगी जहाँ वार हो गया, डेंजर हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किस कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट एरिया में, सीरिया इराक में, नॉर्थ अफ्रीका में, लिबिया में, साउथ एशिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान। तो यहाँ के रिफ्यूजी को वो क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं। कुछ असाइलम सीकर्स होते हैं, उन्हें भी सेफली वो शेल्टर देते हैं। और ज़्यादातर ईयू लेवल लो में क्या देखा गया है, इंट्रा ईयू माइग्रेशन, मतलब यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। ईयू के जैसे अलग अलग स्टेट्स है कि है, इन्हीं के बीच में अगर माइग्रेशन हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा ईयू माइग्रेशन, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने ईयू की। अब हम बात करते हैं, एक केस हुआ था अराउंड 2015 में जर्मनी में। क्या हुआ था, बहुत हाई नंबर ऑफ़ असाइलम सीकर्स आ गए थे, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ था, यूरोप में या जर्मनी में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया था। क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे बाकी जगह पे, तो उस वजह से सारे रिफ्यूजी असाइलम सीकर आ गए जर्मनी की साइड पे। और इनको और बाकी जैसे मैंने ईयू लेवल लॉ में बताया कि हर कंट्री के पास पावर है कि उसको एडमिशन लेना है उस रिफ्यूजी का या नहीं, तो उस टाइम पर इन्होंने मना कर दिया था। तो जर्मनी वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन हो गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी या माइग्रेंट्स आ चुके थे। अब यहाँ पे हमने किस किस की बात करी है, जर्मनी के बारे में थोड़ा सा देख ले, ईयू के बारे में देख ले। अब हम स्वीडन और जर्मनी इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। स्वीडन और जर्मनी में क्या है, अब मैंने ये तो बताया, यही सारी वो है, क्या कहते हैं, कंट्रीज़ है जो ज़्यादा असाइलम प्रोसेसिंग चेन में इन्वॉल्व है। तो ऐसे स्वीडन और जर्मनी की बात करें तो ये भी काफ़ी सारे रिफ्यूजी लेते हैं वहीं से, सीरिया से, अफ़गानिस्तान से, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके टाइम पे। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है इन लोगों को, ठीक है, ये करना तो चाहते हैं, ये रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, बट उसके साथ क्या होता है, अब जो रिफ्यूजीज़ आते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इनको भी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी उनके साथ फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस। जैसे उनको यहाँ की लैंग्वेज सिखाने में, जॉब स्किल देने में, ठीक है, आइसोलेट कम्युनिटीज़ वो ना बनाए उसको रोकने में, और लोकल नॉर्म से लॉ के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करने में। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं, और इसको ओवरकम करना, और लोकल पीपल जब जैसे हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है, इसी चीज़ को बोलते हैं सोशल इंटीग्रेशन या सोशल कोहेशन। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि एक कंट्री ये है कि ये कंट्री है, यहाँ से कोई भी रिफ्यूजी आया इधर असाइलम सीख करने, ठीक है। अब इस बंदे ने यहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, लैंग्वेज के केस में, कल्चर के केस में, नॉर्म्स, लॉ, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं सोशल इंटीग्रेशन।
और कोहेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ के भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, लोकल लोग हैं, ये इस बंदे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ उसका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, उस उन सबको छोड़ के उसके रिगार्डलेस होके वर्क कर रहे हैं टुगेदर। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं कोहेशन। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। इंटीग्रेशन का मतलब वो जो रिफ्यूजी है, इंटीग्रेशन का मतलब वो जो रिफ्यूजी है वो ट्राई कर रहा है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख ले, कल्चर सीख ले, नॉर्म्स या लॉस के वो एक्सेप्ट कर ले, अपना ले, ठीक है, डेवलप कर ले हैबिट। लेकिन कोहेशन का मतलब क्या है, लोकल लोग जो है ना वहाँ के, वो भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। सोशल कोहेशन ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, ये यूरोप में क्या हुआ था, यूरोपियन एक्सट्रीम्स। अब जैसे ये यूरोप या जर्मनी बहुत ज़्यादा ओपन था रिफ्यूजी असाइलम के लिए, यहाँ पर क्या हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। कहाँ कहाँ पे, फ्रांस में, जर्मनी में एंड यूके में। इसकी वजह से अब क्या हो गया, जो इतना ओपन बॉर्डर था, अब बॉर्डर चेक होना शुरू हो गया, मॉनिटरिंग होने लगी इमिग्रेंट्स की। ठीक है, और जो असाइलम लो थे पहले, जो असाइलम सीख करना इतना ईजी था, वो भी पॉलिसी टाइट हो गई, मतलब ये स्ट्रिक्ट हो गए रूल्स, जस्ट बिकॉज टेररिस्ट अटैक की वजह से। तो अब बॉर्डर जो इतने ओपन थे पहले, अब वो ये भी सोचेंगे कि हाँ भाई, इमिग्रेंट के नाम पे, माइग्रेंट के नाम पे कोई टेररिस्ट आ रहा है, तो इस वजह से बॉर्डर चेक या असाइलम लॉ टाइट हो गए। अब ये कुछ है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था ना कि कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। सीरिया में क्या हुआ था, 2011 में हुआ था। 500 मिलियन जो सीरियंस थे वो कहाँ कहाँ आ गए, टर्की में, लेबनान में, जॉर्डन, जर्मनी, स्वीडन में। ठीक है, तो यहाँ के इस केस को देखते हुए जो सीरिया के वो थे रिफ्यूजीज़ या माइग्रेंट्स, वो आ गए कहाँ कहाँ पे, इन सारी जगहों पे। तो अब यहाँ पे भी क्या होएगा, टेंशन क्रिएट होएगा, इतने सारे रिफ्यूजी माइग्रेंट्स आएंगे, जॉब का टेंशन या हेल्थ केयर सर्विस यूटिलिटी का यूज़ करने का टेंशन। तो गवर्नमेंट को भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और टेंशन होगी, पॉलिटिकल टेंशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हंगरी ने ना अपने बॉर्डर क्रॉस कर दिए रिफ्यूजी के लिए। ठीक है, हंगरी बिल्कुल साइड हो गया। तो 2016 में, 2011 की बात यह है, और ईयू के साथ इतना कुछ हो चुका था, टेररिस्ट अटैक हो गया था, इतने सारे माइग्रेंट्स आ गए थे जर्मनी में, पॉलिटिकल टेंशन हो गई थी। तो ईयू ने 2016 में टर्की के साथ एक डील साइन करी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो टर्की है ना, वो यूरोप में माइग्रेंट्स को आने से रोकेगा। इन रिटर्न यूरोप क्या करेगा, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा टर्की को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहते थे, कोई ना कोई वॉर या डेंजर की सिचुएशन बनी रहती थी। तो 500 मिलियन बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इतने सारे रिफ्यूजीज़ कहाँ आ गए, इन सारी जगहों पे, टर्की पे, लेबनान, जॉर्डन, जर्मनी, स्वीडन में। तो क्या हुआ, हंगरी भी उनमें से एक था। हंगरी ने क्या करा, अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया रिफ्यूजीज़ के लिए, उसको एंटर नहीं कराने थे। अब ईयू के साथ ऑलरेडी इतना सारा माइग्रेशन हो चुका था, ईयू में, जर्मनी में इतना पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो चुका था। 2016 में ईयू ने भी एक टर्की के साथ डील साइन करी कि जो टर्की है वो यूरोप में आने से रोकेगा, किसको, माइग्रेंट्स को, रिफ्यूजीज़ को, और इन रिटर्न यूरोप उसकी हेल्प करेगा फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट में। ठीक है, एक चीज़ यहाँ हुई। दूसरा ऐसी कंट्री थी अफ़गानिस्तान, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो कब की बात है, 21 की, रिसेंट की बात है। इसमें क्या हुआ, अफ़गानिस्तान से कहाँ आ गए माइग्रेंट्स, पाकिस्तान, ईरान, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे जहाँ पे रिफ्यूजी कोटा भी लगता है, ईजी है, जो मैंने बताया था जाना। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी वही सब हुआ, पॉलिटिकल टेंशन हुई, इतने सारे रिफ्यूजीज आ गए। सेम ऐसे एक जगह और है वेनेजुएला, यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, मतलब वहाँ की इकनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ से लोग कहाँ आए फिर अपने लिए, कोलंबिया, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पे तो एक ये एग्रीमेंट भी है, मर्कोसर, ये इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने सारे माइग्रेंट आते हैं, तो उनके साथ एक और कन्वेंशन आती है यूएनएचसीआर की, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स। तो ये इन्हीं माइग्रेंट्स के लिए रूल है कि उनको अलग से डिस्क्रिमिनेशन ना मिले, उनको प्रोटेक्ट है, उनके राइट्स को हार्म ना पहुँचे, तो इनके लिए है। थर्ड आता है इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जिसकी वजह से इमिग्रेशन होता है। अगर हम देखा जाए, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन होता है, और कुछ होता है ओपन पॉलिसीज़, जो अभी हमने ऊपर देख ही ली थी, जैसे जर्मनी में थी। तो हम रिस्ट्रिक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को कुछ केसेस मिलेंगे, जापान का और साउथ कोरिया। यहाँ पे बॉर्डर हमेशा रिस्ट्रिक्टिव थे, अभी रिसेंटली ओपन हुए, क्यों, ड्यू टू लेबर शॉर्टेज और एजिंग पॉपुलेशन की वजह से। अब ये क्या होता है ये भी बताऊँगी।
जापान जैसे बोलते हैं कि ओल्ड कंट्री है, बूढ़ा देश जिसे बोला जाता है, वहाँ पे क्या है, लेबर की शॉर्टेज हो रही है और एजिंग प्रॉब्लम भी है कि लोग एज्ड है तो वर्क प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो लेबर की शॉर्टेज वैसे भी क्रिएट हो रही है। इसी चीज़ को बोलते हैं डेमोग्राफिक चेंज। ठीक है, इसको भी अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है। ऑन द अदर हैंड ओपन पॉलिसीज़ कहाँ पे, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ये यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत ओपन है। अगर कोई स्किल्ड वर्कर या पीपल है तो उसका वीज़ा आराम से लग जाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका में भी कुछ चीज़ है। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ तो क्या है, इंटरनल माइग्रेशन में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्ट है, बाहर से कोई नहीं, इंटरनल माइग्रेशन चलेगा। मूविंग विद इन कॉन्टिनेंट, मतलब कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है दूसरी जगह पे, या एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, तो अफ्रीका में अंदर ही इंट्रा माइग्रेशन होता है। तो ये हो गई रिस्ट्रिक्टिव बात इसकी, मतलब उसके अंदर ही चल रहा है, बाहर से कोई नहीं आ रहा। लेकिन साउथ अफ्रीका ऐसा है, वो जो बाकी इस अफ्रीकन कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा ओपन माइग्रेशन सिस्टम रखता है, बाकी तो सारे रिस्ट्रिक्टिव ही है। ठीक है, अब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात करें कि यहाँ से लोग आते हैं कहाँ पे, ये जापान वगैरह में, डेमोग्राफिक चेंज की वजह से। अब डेमोग्राफिक चेंज हो क्यों रहा है, सबसे पहले मैंने एजिंग पॉपुलेशन की बात करी थी, वहाँ पे ज़्यादा लोग ओल्ड है। ठीक है, यंग प्रोफेशनल या वाईपीज़ बहुत कम है, लोअर बर्थ रेट है, तो जब बेबीज़ बोर्न ही नहीं हो रहे हैं तो यंग एज में भी नहीं आएंगे, तो ओल्ड वाले जो है वो ऑलरेडी रिटायरिंग स्टेज पे चले जाएंगे, तो एक हिसाब से बीच वाली जनरेशन जो यंग जनरेशन है वो है नहीं, वही बात आ गई फ्यू यंग वर्कर या वाईपीज़। लेबर शॉर्टेज, नॉट इनफ वर्कर टू कीप इकनॉमी, जब लेबर शॉर्टेज है तो इकनॉमी भी रन नहीं करेगी। स्ट्रेन ऑन पेंशन, अगर फ्यूअर वर्कर पेइंग टैक्सेस टू सपोर्ट ओल्डर या रिटायर्ड पीपल, बहुत ही कम ऐसे रह गए हैं क्योंकि सारे के सारे तो ओल्ड हो गए, बीच वाली मिडल एज नहीं है, तो उस वजह से लेबर शॉर्टेज हो रही है, इकनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट इसका आता है एनकरेजिंग इमिग्रेशन, इस वजह से क्या हो रहा है, इमिग्रेशन एनकरेज हो रहा है कि यंग स्किल्ड वर्कर्स को बाहर से लेकर, फॉरेन से लेकर आया जाए। ठीक है, ताकि उनकी इकनॉमी जो है वो अच्छे से रन करे। तो दैट मीन्स क्या है, जापान में पहले नहीं होता था या साउथ कोरिया में, बट अब रिसेंटली लेबर शॉर्टेज की वजह से या डेमोग्राफिक जो चेंज आया है उस वजह से लाया जा रहा है। और उसके कंपेरेटिवली सिंगापुर, हांगकांग और साउथ अफ्रीका में ओपन पॉलिसीज़ है, बट जापान, साउथ कोरिया, अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ में नहीं है। ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी यही है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इमिग्रेशन स्टूडेंट की वजह से भी होता है, किसी स्टूडेंट को बाहर पढ़ने जाना है तो वो थोड़े टाइम के लिए दूसरी कंट्री में टेम्परेली एंटर होता है। जैसे यूएस की बात करें तो वहाँ पे लगता है कल्चरल एक्सचेंज के लिए J1 वीज़ा, स्टडी के लिए ऐसे ही लगता है F1, ऐसे अलग अलग टाइप के। अगर कोई स्टडी नहीं करना चाहे, नॉन एकेडमिक है बट वॉलंटियर स्टूडेंट है, तो ऐसे लग जाता है M1, ऐसे अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ है। J1 किसके लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो टेम्परेली एंटर होते हैं दूसरी कंट्री में, वहाँ कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए। ऐसे टीचर्स भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, रिसर्चर्स भी होते हैं। तो ये वो हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज़। बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज़ में क्या आता है, ओके, तो सिक्योरिटी कंसर्न में आते हैं अब हम। इसमें क्या है, बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज़ ये सिक्योरिटी कंसर्न्स में क्या आ रहा है, जो भी पीपल अक्रॉस द कंट्री मूव करते हैं, बहुत लार्ज नंबर में करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा टेंशन या कंसर्न रहता है नेशनल सिक्योरिटी को लेके। नेशनल सिक्योरिटी को लेके मतलब इतना लार्ज नंबर जो पीपल है वो इधर उधर माइग्रेट कर रहा है, तो हमें नहीं पता कि इसमें से टेररिस्ट कौन है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा इशू बना रहता है। उसके बाद हम इसमें चैलेंजेस देखते हैं, जब इतना लार्ज नंबर ऑफ पीपल या ग्रुप माइग्रेट करता है तो क्या होता है। सबसे पहला चैलेंज आता है वही टेररिज्म। सम फियर दैट टेररिस्ट माइट एंटर द कंट्री प्रिटेंडिंग टू बी इमिग्रेंट। सब किसी को लगता है कि लाइक टेररिस्ट भी एंटर हो सकते हैं इमिग्रेंट या अपने आप को रिफ्यूजी बता के। और ये कब से लगने लगा है, यूएस में अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, ये डेट, वेट, 11 सितंबर 2001 में यूएस में क्या एक अटैक हुआ था, वही टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से यूएस ने क्या क्रिएट करा था, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ठीक है, इस अटैक के बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यूएस ने क्रिएट करा था। सेम ऐसे भी यूरोप में हमने ऊपर पढ़ा यूरोप एंड एक्सट्रीम्स। इसमें क्या हुआ था,
जो फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में क्या हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से बॉर्डर चेक शुरू हो गया था, इमिग्रेंट कम्युनिटी में मॉनिटरिंग शुरू हो गई थी, असाइलम लॉ टाइटर हो गए थे। एक तो टेररिज्म आ गया फर्स्ट चैलेंज। और क्या आता है बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज़ में, दूसरा चैलेंज आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं जो ज़बरदस्ती पीपल को स्मगल करते हैं, वुमेंस, मेनली वुमेंस एंड चिल्ड्रन को, अक्रॉस द बॉर्डर फॉर इलीगल वर्क या अब्यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये आ गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरा चैलेंज। तीसरा हो गया इलीगल इमिग्रेशन। इसमें क्या होता है, कुछ पीपल विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट उस कंट्री में रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरलोड हो रहा है पब्लिक सर्विस पे, वो यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनका वहाँ रहना बनता नहीं, बट स्टिल वो रह रहे हैं, तो पब्लिक सर्विस भी यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरलोड भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इन सब चैलेंजेस को देखते हुए बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या रिजल्ट्स निकाले गवर्नमेंट ने, कि बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर चेक स्ट्रेंथन कर दो, मोर ऑफिसर क्रिएट मतलब खड़े कर दो वहाँ बॉर्डर पे, फेंसिंग कर दो, सर्विलेंस, निगरानी वहाँ पे रखने की रहे। ठीक है, और दूसरा मेड द वीज़ा प्रोसेस स्ट्रिक्टर, मतलब वीज़ा मिलना हार्ड हो जाए, परमिशन मिलना कि उस कंट्री में एंटर होना वो हार्ड हो जाए। दूसरा एडवांस वेटिंग सिस्टम। वेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ये जब भी हमें लाइक वीज़ा लगवाते हैं, इंटरव्यूज़ कॉल्स आती है चेक करने के लिए। ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सब चेक हो, इसको बोलते हैं वेटिंग सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम आ जाता है, जैसे फिंगर प्रिंटिंग होना, फेस का रिकॉग्निशन होना, आई स्कैन होना, इरिस स्कैन होना। ठीक है, ये सारे फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने निकाले इमिग्रेशन लॉ के तहत कि ये सब करके टेररिस्ट से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, इन सब से बचा जा सकता है, जो भी चैलेंजेस है। अब इन सब को देखते हुए ना एक डिबेट खड़ी हो जाती है, वो डिबेट क्या है, हाउ कैन अ कंट्री स्टे सेफ वाइल बीइंग वेलकमिंग एंड ओपन टू जेन्युइन इमिग्रेंट, रिफ्यूजी एंड टूरिस्ट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अब हमें ये सारे जो टेररिस्ट कभी कभी प्रिटेंड करते हैं कि वो इमिग्रेंट या माइग्रेंट या रिफ्यूजी है, तो इससे क्या हो रहा है, हमने बॉर्डर बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए, टाइट कर दिए, बट इसकी वजह से, ये जैसे परमिशन मिलना हार्ड है, इसकी वजह से जो जेन्युइन इमिग्रेंट है, रिफ्यूजी है, उनका भी तो हार्म हो रहा है। तो डिबेट ये बोल रही है कि कंट्री सेफ भी रहे वाइल जेन्युइन भी रहे, वेलकमिंग भी रहे जेन्युइन इमिग्रेंट्स के लिए। तो इस डिबेट को देख के दो टाइप के ग्रुप हम क्रिएट होते हैं। पहला ग्रुप ये बोलता है कि हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, दैट मीन्स सिक्योरिटी फर्स्ट, कि जेन्युइन है नहीं है वो हमें नहीं पता, बट सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब टाइटर रहे जो सिस्टम है, इमिग्रेशन सिस्टम। कुछ बोलते हैं कि हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नीड में हो सकते हैं पीपल, उनका ह्यूमन राइट है कि रिफ्यूजीज़ को शेल्टर मिले, प्रोटेक्शन मिले। तो कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियन की तरफ है और कुछ लोग सिक्योरिटी की तरफ है। तो इसके अकॉर्डिंग दो ओपिनियन, दो टाइप के ग्रुप फॉर्म होते हैं। अभी तक तो हमने सारा इकोनॉमिक का पढ़ा, बट इमिग्रेशन लॉ सिर्फ इकोनॉमिक्स पे नहीं चलते, वो पॉलिटिक्स से भी शेप्ड होते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ या लॉ इस पे भी डिपेंड करती है, पॉलिटिक्स पे भी। कैसे करती है, जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट हैव डिफरेंट व्यू। ठीक है, जैसे हमने ये दो टाइप के ग्रुप देखे, ऐसे ही गवर्नमेंट के भी दो होते हैं, कि कुछ को लगता है इमिग्रेशन ठीक है, मतलब होना चाहिए, जैसे ये वाला ग्रुप, और कुछ को लगता है बैड है, सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन हु इज़ इन पावर। इसलिए इलेक्शन के बाद क्या होता है, ज़्यादातर इमिग्रेशन लॉ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। तो जैसे दो ग्रुप्स निकले थे हमारे, कि कुछ का सोचना था सिक्योरिटी फर्स्ट और कुछ का सोचना था ह्यूमैनिटेरियन राइट या ह्यूमन राइट्स फर्स्ट आने चाहिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट आनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग दो टाइप की गवर्नमेंट भी निकलती है। तो हमारी गवर्नमेंट है, एक है राइट विंग या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, एक है लेफ्ट विंग या लिबरल गवर्नमेंट। टू टाइप्स की गवर्नमेंट है। वेट, राइट विंग नेशनलिस्ट, लेफ्ट विंग लिबरल, LL, लिबरल एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट और नेशनल। ये वाली जो राइट विंग वाली है ना, वो क्या सोचती हैं, उसको लगता है, इस टाइप की गवर्नमेंट को लगता है कि जो हमारे बॉर्डर है वो स्ट्रांग होने चाहिए, जो नेशन का प्राइड है वो हमारे ही कंट्रोल में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, नेशनल प्राइड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि बाहर से लोग आएंगे वो अपना कल्चर लेके आएंगे, हमारा कल्चर रिजर्व या प्रिजर्व, कंजर्व रहना चाहिए। तो ये उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, दिस गवर्नमेंट ऑफन सी इमिग्रेशन एज अ थ्रेट। इनको इमिग्रेशन एज अ थ्रेट लगता है, क्यों?
सबसे पहले इनको खतरा होता है अपनी नेशनल आइडेंटिटी का, कि हमारा कल्चर ना लॉस हो जाए, लैंग्वेज, रिलीजन, बाहर से लोग आएंगे वो अपना ना फॉलो करने लग जाए, तो हमारी नेशनल आइडेंटिटी का क्या होगा। इनको पहला थ्रेट ये होता है इमिग्रेशन की वजह से। दूसरा इनको थ्रेट लगता है सिक्योरिटी का, कि कहीं टेररिस्ट हुए या इलीगल इमिग्रेशन हुआ फिर। तीसरा इनको जॉब मार्केट का, वही लोकल वाला रहता है, जबकि ये पॉलिसी है लोकल फर्स्ट वाली, बट स्टिल उनको रहता है कि कंपटीशन तो रहेगा जॉब में। ठीक है, ये जो लेफ़्ट और लिबरल गवर्नमेंट है ये क्या सोचते हैं, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते हैं, ये डाइवर्सिटी के बारे में सोचते हैं। इनको लगता है कि अलग अलग लोग आएंगे, मल्टी कल्चरल होगा या मल्टी कल्चरलिज्म होगी तो और भी अच्छा है, अलग अलग टाइप के रिलीजन्स के लोग आएंगे, ये एक इंक्लूसिवनेस होएगी। ठीक है, लेकिन इनको एक्सक्लूसिव रहना है, अलग रहना है, इनको इंक्लूसिव रहना है। दिस गवर्नमेंट आर यूजली मोर ऑफन ओपन टू इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजी, ये ओपन रहती है। फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन और इनकल्जन, मतलब लोग आ जाए, मल्टी कल्चरल को सपोर्ट करते हैं ये। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया लेफ्ट विंग और लिबरल का। लेफ्ट विंग ये है, लिबरल ये है, और ये राइट विंग एंड नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। तो ये क्या करते हैं, अब इनका जो ये इतना सारा इनको थ्रेट था, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, ये इमिग्रेशन रूल को टाइट कर देते हैं और बहुत कम रिफ्यूजी और असाइलम को एक्सेप्ट करते हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ कर देते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रांस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो ओपन या लिबरल गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा असाइलम सीख करते हैं। इवन वो क्या कर देते हैं, सिटीजनशिप का पाथवे भी दे देते हैं जो अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट है, अनडॉक्यूमेंट जिसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उसको भी पाथवे देते हैं कि वो सिटीजनशिप कैसे ले सकता है। फैमिली रीयूनिफिकेशन को वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ और भी फैमिली मेम्बर्स के आके उसको मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूएस फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम हो गया, वहाँ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन का कंसेप्ट है। इसके एग्जांपल हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये ओपन टाइप की थिंकिंग रखते हैं और ये स्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला फैक्टर आता है हमारा, नेक्स्ट इज कल्चरल एंड सोशल फैक्टर के बेस पे इमिग्रेशन जो होता है। इसमें कुछ टर्म्स आती है। सबसे पहले कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के कल्चर में डाइवर्सिटी होना, डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशनल लिविंग टुगेदर, ये आ गया पहला फैक्टर। फिर आता है मल्टी कल्चरलिज्म, ये हमने अभी पढ़ा था कि डिफरेंट लोग के, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पीपल अगर वो साथ में आके रहेंगे तो ये मल्टी कल्चर शो करेगा। नेशनल आइडेंटिटी, अपनी कंट्री के ओरिजिनल कल्चर, लैंग्वेज और वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, इसके उस पर भी क्या होता है, इमिग्रेशन होता है। अब इमिग्रेशन कैसे वेरी करता है, इन दो जो मैंने बताया था ना, कुछ पॉलिसीज़ है, फैक्टर्स होते हैं जो वेरी करते हैं अक्रॉस द ग्लोब उन पॉलिसीज़ पे, तो यही वो फैक्टर है। सबसे पहले कल्चरल फैक्टर है, ये फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, वेट ये चल क्यों नहीं रहा कुछ कंट्रीज़ होती है जो वेलकम होती है, जैसे अभी हमने लिबरल गवर्नमेंट में पढ़ा था, तो वो फ्रेंडली इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बनाती है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ कंट्रीज़ होती है जिनको डर लगता है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी का लूज़ होने में, मतलब उसको होने में, तो वो क्या बनाती है, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाती है इमिग्रेशन के। तो जो नॉर्मल है, जो ओपन पॉलिसीज़ रखते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था लिबरल में, और फ्रांस एग्जाम्पल था किसका, नेशनल या राइट विंग का, और वो कैसा है, वो स्ट्रिक्ट बनाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सोशल और मतलब सोशल या फिर कल्चरल की वजह से ये फैक्टर कैसे इफ़ेक्ट करता है पॉलिसी के स्ट्रिक्ट होने पे या फिर उसके ओपननेस होने पे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसको पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम की वजह से जाना जाता है, कनाडा को भी। ऑस्ट्रेलिया पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं उसके बेस पे इमिग्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल आपका एज क्या है, एजुकेशन क्या है, जॉब स्किल क्या, एक्सपीरियंस क्या, लैंग्वेज एबिलिटी, यही वो पॉइंट बेस्ड होते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले पॉइंट बेस्ड सिस्टम आता है, ये हो गए वो कुछ पॉइंट्स हो गए उसके। इसमें क्या होता है, इसका गोल ये होता है कि जो स्किल्ड पीपल होते हैं दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के, उनको अपनी कंट्री में बुलाना और कंट्रीब्यूट कराना इकनॉमी में। ठीक है, तो अगर वो बाहर से आएंगे तो वो कल्चर लेके भी आएंगे अपना, तो मल्टी कल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब रहेगा। बट वो ये भी ध्यान रखते हैं नेशनल आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन प्रमोट तो करता है मल्टी कल्चरलिज्म, बट ये भी चेक करता है जो इमिग्रेंट आ रहे हैं वो उनके लोकल लॉ, वैल्यूज़ और लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, अपना कल्चर प्रमोट करे, दैट्स ओके, बट वो यहाँ के कल्चर को ख़राब ना करे। अब ऑन द अदर हैंड अब आता है फ्रांस। फ्रांस में क्या है,
यहाँ पे फिर एक सोशल इंटीग्रेशन और कोहेशन का एग्जांपल आ गया। इंटीग्रेशन मैंने बताया था कितने अच्छे से वो ब्लेंड होता है दूसरे कल्चर में, और कोहेशन कितने अच्छे से वो अलग अलग रिलीजन के लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर। तो हम फ्रेंड्स के बारे में पढ़ें तो क्या है, फ्रांस की एक अलग ही अपनी हिस्ट्री रही है माइग्रेंट्स की, कि वहाँ पे माइग्रेंट्स आते थे नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका से, जो उनकी फॉर्मर कॉलोनीज थी। कॉलोनीज वाला कंसेप्ट भी अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट फ्रांस में एक डिबेट है कि अगर जो बाहर से आ रहे हैं माइग्रेंट, ठीक है, वो कितने अच्छे से इंटीग्रेट हो सकते हैं, हाउ वेल माइग्रेंट अडेप्ट टू फ्रेंच कल्चर, पहला, ठीक है। सेकुलरिज्म क्या है, अब जैसे वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है हिजाब वियर करने में, तो ये रिलीजियस ड्रेस लाइक इसको लेके दिक्कत है वहाँ पे। नेशनल आइडेंटिटी, कीपिंग फ्रेंच लैंग्वेज कस्टम एंड वैल्यू स्ट्रॉन्ग, तो ये सारी चीज़ें सही रहे, उनका मतलब प्रिजर्व रहे चीज़ें, उनकी आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक ना फ्रेंच टेस्ट निकाला, जो भी एज ए रिजल्ट फ्रांस हैज़ पास्ड स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन एंड सिटीजन लॉ इंक्लूडिंग द टेस्ट ऑन फ्रेंच वैल्यूज़ एंड लैंग्वेज, ठीक है। जो भी जिसको भी सिटीजनशिप लेनी है या इमिग्रेशन कराना है, उसको ये चीज़ पास करनी पड़ेगी, ये टेस्ट फ्रेंच वैल्यू और लैंग्वेज के ऊपर। तो ये सारी क्या हो गई, स्ट्रिक्टनेस हो गई, तो ये टाइप का क्लोज्ड बॉर्डर या फिर स्ट्रिक्ट बॉर्डर दिखाता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन राइट कंसर्न। अब ह्यूमन राइट में क्या आ जाता है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट। ये कौन से इमिग्रेंट्स है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो अब इन इंडिविजुअल्स को क्या रहता है, डर रहता है कि ये अरेस्ट हो जाएंगे या डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ को डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि हेल्थ केयर के लिए एक्सेस नहीं है, लेबर कंडीशन अनफेयर मिल रही है, ठीक है। ये हो गया अनडॉक्यूमेंट। इनको ध्यान में रखते हुए इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ह्यूमन राइट कंसर्न्स आए हैं। नेक्स्ट है डिटेंशन। डिटेंशन सेंटर कंडीशंस, इसमें क्या ओवर क्राउडिंग में डाल देते हैं उन लोगों को जो अनडॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। क्लीन वाटर नहीं देते, मेडिकल केयर नहीं देते, चिल्ड्रंस तक को डिटेंशन में रखते हैं। तो यूएस में ट्रम्प ने तो क्या करा था, प्रोटेस्ट भी करा था कि माइग्रेंट को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है। डिपोर्टेशन, कहीं जगह क्या होता है, जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स होते हैं, जो भी माइग्रेंट्स होते हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है उन्हीं की कंट्रीज़ में जहाँ से वो ऑलरेडी डेंजरस फील करके आ रहे थे, फ्लीइंग परसिक्यूशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, वायलेंस, वॉर या फिर परसिक्यूशन कुछ भी फील कर रहे हैं, उनको वहीं डिपोर्ट कर दिया। तो ये सब आते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट के कंसर्न में। अभी बताऊँगी इसमें चैलेंज क्या है। जैसे यूएस है, ग्रीस, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पे क्या है, एग्रेसिव डिपोर्टेशन होता है। हंगरी तो ऑलरेडी रिफ्यूजी एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रीस पोलैंड भी उसके आगे, और यूएस भी, तो यहाँ पे डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं हमारे। सबसे पहले चैलेंज आता है, गवर्नमेंट वांट टू एनफोर्स इमिग्रेशन लॉ, तो वो लगाना चाहती है, बट एट द सेम टाइम दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों को माइग्रेंट्स है, अनडॉक्यूमेंटेड है, बनता तो ये है कि उनको वापस भेज दो, बट कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स भी है, उनको भी फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी रिफ्यूजी को एक लॉ होता है नॉन रिफॉल्वमेंट, ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी रिफ्यूजी जिसको ऑलरेडी डेंजर फील हो रहा है अपनी प्रीवियस कंट्री में या होम कंट्री में, उसको वहाँ पे डिपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला चैलेंज ये आ गया। दूसरा क्या है, इट क्रिएट अ टफ बैलेंस, हाउ टू यू मेंटेन लॉ, कि लॉ जो हमारा कहता है अनडॉक्यूमेंटेड को वापस भेज दो, लॉ एंड ऑर्डर विदाउट वायलेटिंग डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ अ माइग्रेंट, ठीक है। तो इस वजह से भी माइग्रेशन होता है। अब आ गया ह्यूमैनिटेरियन एंड टेम्परेरी प्रोटेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई ह्यूमैनिटी के करके हो रहा होगा ये माइग्रेशन, और ये टेम्परेरी है। अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल हु कांट सेफली रिटर्न टू देयर होम, कुछ जैसे बाहर की कंट्री में आया और वो अपने घर नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे केस में जिस कंट्री में वो है वो उसको थोड़ी देर के लिए क्या देगा, टेम्परेरी प्रोटेक्शन देगा। टीपीएस भी होता है, टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस भी होता है, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वो कंट्री उसको टेम्परेरी क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी ह्यूमैनिटेरियन के अकॉर्डिंग। यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट और यूएस इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं जैसे क्या हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज हुआ है, डेजर्टिफिकेशन आ गया है, या कोई सी लेवल बढ़ गया है, ठीक है। ये बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है,
किरिबत और मालदीव्स में ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस में न्यूजीलैंड में वो रिफ्यूजीज़ या फिर वो माइग्रेंट्स आते हैं, रिफ्यूजी तो नहीं, हाँ रिफ्यूजी भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी डेंजर की कंडीशन है, तो वहाँ पे क्या आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं। ऐसे माइग्रेंट्स को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजी, किसी क्लाइमेट की वजह से हो रहा है ना, और ये टेम्परेरी ही रहेगा, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इनको क्या, न्यूजीलैंड इनको क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है किरिबत या मालदीव से आए हुए लोगों को। और कौन सा एग्जांपल था इसका, यूएन के स्टेट मेंबर और यूएस के, ईयू के, ईयू एंड यूएस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका वेनेजुला। यहाँ पे भी इकोनॉमिक कोलैप्स और हाइपर, ये तो हम पढ़ चुके हैं एग्जांपल, ये बिल्कुल सेम चीज़ है। इन रिफ्यूजीज़ को भी क्या मिला था, शेल्टर मिला था। कहाँ पे, कोलंबिया, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, साउथ में। ओके, वो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब सारे टाइप के हमने पॉलिसीज़ के फैक्टर्स पढ़ लिए, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, की कैसे कैसे वेरी करता है, कोई डिज़ास्टर हो गया है, क्लाइमेट की वजह से कुछ हो रहा है, तो हमने ये सारे पढ़ लिए। नेक्स्ट पार्ट है इसका एमर्जिंग ट्रेंड इन इमिग्रेशन, ठीक है। एंड ग्लोबल इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आर इवॉल्विंग रिस्पॉन्स टू न्यू चैलेंजेस एंड टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ट्रेंड्स देखेंगे। एमर्जिंग ट्रेंड्स की बात हो रही है ना, ट्रेंड्स क्या क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है। सबसे पहला ट्रेंड है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का। ये इससे क्या मतलब है, जो टेक टूल्स यूज़ हो रहे हैं वीज़ा के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, जैसे बायोमेट्रिक वीज़ा है, ट्रैक आइडेंटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ईटीए, जिससे क्या हो सकता है, ऑनलाइन ही ट्रैवल उसको अप्लाई कर सकता है, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है वो उसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एस्टोनिया की बात कर रहे हैं। एस्टोनिया में क्या इशू होता है, डिजिटल वीज़ा इशू होने लग गया है, ठीक है। और जो उसकी एप्लीकेशन है वो डिजिटली हो गया, प्लस ई सिटीज़नशिप ये भी डिजिटल मिलने लग गया, ई का इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज वेट, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन। इसमें क्या है, न्यूजीलैंड वाला भी हमने पढ़ा था ना, कोई भी इन्वायरमेंट डिस्ट्रेस हो रहा है या डिज़ास्टर हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, क्लाइमेट रिफ्यूजी बोलते हैं। जैसे एनजेड का भी हमने न्यूजीलैंड का देखा था कि पैसिफिक आइलैंडर्स को सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड, और मालदीव से आए हुए वो आइलैंडर्स हो गए, और कौन सा था, किरिबित का। नेक्स्ट इज़ रीजनल एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, नेबरिंग कंट्री ना कुछ माइग्रेशन रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है, जैसे ईयू डुब्लिन रेगुलेशन, या मर्कोसर इन साउथ अमेरिका, और या फिर एशियन, ये सारे भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या थे, ठीक है। इसमें रीजनल एग्रीमेंट्स है कि अक्रॉस द बॉर्डर ये आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माइग्रेंट वर्कर राइट। इसमें क्या, इसमें माइग्रेंट वर्कर राइट की बात हो रही है, मतलब जो माइग्रेंट है उसको, अगर वो वर्कर है तो उसको एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और उसके जो इथिकल लेबर स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होने चाहिए। लेबर रिफॉर्म इन कतर, कतर फेस क्रिटिज़म। ये कतर अभी हमने कहाँ पे पढ़ा था, ऑयल रिच कंट्रीज़ में पढ़ा था ना, वहाँ पे एक यूएई, कतर, ऐसे सऊदी अरेबिया, ये सारे नाम थे। तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा था, कफाला सिस्टम, और वो बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल सिस्टम है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप से पहले कतर को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था अपने माइग्रेंट्स के लिए, जो भी उनके लेबर वर्कर है, कि उनको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन रिफ्यूजन असाइलम पॉलिसी। इसमें क्या है, असाइलम सिस्टम को रीडिज़ाइन कर रहा है ताकि और अच्छे से फेयरनेस रहे उनके असाइलम सीख करने के प्रोसेस में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ईयू माइग्रेशन पैक्ट, ईयू लॉ के अकॉर्डिंग बना है ये। ईयू में बताया था ना कि कैसे कैसे रिफ्यूजी असाइलम सीकर्स को और इंट्रा ईयू माइग्रेशन होएगा, ये भी हमने पढ़ा था ना ईयू लेवल लॉ में। यूएस पॉलिसी चेंजेस, बट ये जो पॉलिसीज़ है वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि हमने बताया था ये सिर्फ इकोनॉमिक पे डिपेंड नहीं करती, पॉलिटिकल भी डिपेंड करती है। और पॉलिटिकल में आ जाता है गवर्नमेंट डिपेंडेंट, जैसे इलेक्शन के बाद कैसे चेंज हो जाता था, वहाँ पे लेफ्ट और राइट विंग हमारा गवर्नमेंट आ जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी पॉलिसी शिफ्ट होती रहती है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक था जो हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे ऑटोमेटेड एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी एक डिजिटल बॉर्डर मैनेजमेंट है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड वीज़ा एप्लीकेशन होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होती है इमिग्रेशन प्रोसेसिंग की, ठीक है। ये हो गया डिजिटल बॉर्डर मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज़।
अब इंटरनेशनल लॉ क्यों बात कर रहे हैं हम, हमने अभी बताया था ना, इमिग्रेशन लॉ बनता है कुछ रूल से और कुछ पॉलिसीज से, तो वो ये रूल और पॉलिसीज यही हैं। अब कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को देखना चाहिए होता है और वो वापस नहीं भेज सकता रिफ्यूजी को उसी की डेंजर कंट्री में। तो ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं जो हमारी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इट प्ले क्रूशियल रोल इन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, वही बात हो गई। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला कन्वेंशन है, इसमें 3 टाइप की लॉज और पॉलिसीज़ है। सबसे पहला है रिफ्यूजी को लेकर 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रिफ्यूजी के राइट्स पे फोकस करता है। इसकी की प्रिंसिपल क्या है, नॉन रिफॉल्मेंट। अभी मैंने ऊपर भी बात करी थी, नॉन रिफॉल्मेंट का मतलब है कोई भी रिफ्यूजी को वापस रिटर्न नहीं कर सकते उस कंट्री में वहाँ जहाँ पे उसने परसिक्यूशन, हार्श या अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, एक तो नॉन रिफंडमेंट आ गया, दूसरा इसका की प्रोविज़न है एक्सेस टू बेसिक सर्विस। बेसिक सर्विस, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी यूज़ करने, ये सब उसको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, सिग्नेटरी, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है तो इसको किस किसने साइन करा है, यूएस ने, कनाडा ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने। चैलेंजेस क्या आ रहा है, नॉट ऑल कंट्री फुली अडेयर, सारे के सारे फुली इसको इम्प्लीमेंट या एनफोर्समेंट में नहीं ला रहे हैं। ठीक है, और कहीं कहीं इस कन्वेंशन का वायलेशन भी हो रहा है, कहीं कहीं लेबर के राइट्स या माइग्रेंट के वर्कर राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट आती है कन्वेंशन हमारी ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर। ये अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे, जितनी टाइप की कन्वेंशंस जब पढ़ेंगे ये भी बेसिक पढ़ जाए। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, ये एक नॉन बाइंडिंग है। ऊपर वाली बाइंडिंग का ट्रीटी थी। बाइंडिंग का मतलब उसको काफ़ी सारी ट्रीटीज़ ने मिलकर बाइंड होके मिलकर साइन करा था, बट ये नॉन बाइंडिंग है, सिर्फ यूएन की है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन माइग्रेशन, मतलब जो माइग्रेशन हो रहा है उसको क्या करना है, सारे इंटरनेशनल मिलके उसको कोऑर्डिनेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे माइग्रेंट के राइट प्रोटेक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो अभी ऊपर बात कर रहे थे ये भी रिफ्यूजी के लिए ही है, और कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल माइग्रेशन एफर्ट। सारे सब मतलब ये जो कन्वेंशन है ये बोलती है कि सब मिलकर सारे माइग्रेशन को क्या करे, शेल्टर प्रोवाइड करे, हेल्प करे, ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे आ गया। मेनली इसमें माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी आते हैं। कंसर्न क्या है इसका, यूएस एंड सम यूरोपियन कंट्रीज वर हेजिडेंट, मतलब यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। साइटेड इशू ऑफ सॉवरेनिटी एंड बॉर्डर कंट्रोल, यही है, क्यों नहीं काम कर रहे, क्योंकि उनको अपनी कल्चर का लूज़ होने का डर रहता है, थ्रेट रहता है इमिग्रेशन से, इस वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ, अ बॉर्डर लीगल फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट माइग्रेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर 2 टाइप की ट्रीटीज आती है, ICCPR और CERD। अब इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ICCPR क्या बोलता है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। अभी तक हम ऊपर पढ़ रहे थे कि माइग्रेंट के राइट को प्रोटेक्ट करो, यहाँ पे उसने स्पेसिफाई करा है सिविल और पॉलिटिकल राइट। CCPR में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हुई है। CERD में क्या है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेस या रिलीजियस के बेस पे, मेनली रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एलिमिनेट करो माइग्रेंट्स में। ठीक है, फोकस एरिया क्या हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन, डिटेंशन से प्रोटेक्शन और आर्बिट्रेरी एक्सपल्शन, मतलब किसी भी फोर्सफुली डिटेंशन जिसे बोलते हैं ना, किसी भी तरीके से बस इसको निकालना है, कोई भी इलीगल तरीका करके या फोर्सफुली करके, उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन। आर्बिट्रेरी एक्सपल्शन उसको ही बोलते हैं कि फोर्सफुली तरीके से डिटेंशन या डिपोर्ट कर दो। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में ये आता है। अभी जो हमने पढ़ा है उसका एक ये चार्ट है काइंड ऑफ। तो पहला हमने 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन पढ़ा था, ये एक बाइंडिंग ट्रीटी थी। ठीक है, मेन फोकस रिफ्यूजी का प्रोटेक्शन था, कि प्रोटेक्शन इसमें नॉन रिफॉल्मेंट, कि उसको वापस उस कंट्री में नहीं भेजेंगे जहाँ पे उसको डेंजर फेस करना पड़ा, और उसको सारी सारी सर्विस मिलेगी। कौन कौन पार्टिसिपेंट था, यूएस, कनाडा, EU, ये इसकी सिग्नेटरी थी। बट कहीं ना कहीं
वायलेशंस हो रही है, ये इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, ये था सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन, ये एक नॉन बाइंडिंग थी। इंटरनेशनल माइग्रेशन मैनेजमेंट, इसने सबको मिला के बात करी थी कि सब मैनेज करो मिलके माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन के राइट्स को कोऑपरेट करो, रिड्यूस करो एक्सप्लॉयटेशन। बट यूएस और कुछ ईयू कंपनी थी वो हेजिडेंट हो रही थी अपनी सॉवरेनिटी के ओवर, तो उन्होंने हेल्प नहीं करा। नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, जो एक बाइंडिंग ट्रीटी है, ICCPR और CERD। ICCPR क्या हो गया, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स उस माइग्रेंट के, वो प्रोटेक्ट करना, और CERD हो गया हर टाइप के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को निकालना। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है इसमें, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिटेंशन और आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन से बचाना। और इसमें वो पार्टिसिपेंट क्या है, ग्लोबल कवरेज है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है। ग्लोबल कवरेज अप्लाइज बॉर्डरली टू माइग्रेंट राइट्स, ठीक है, सब पे अप्लाई होता है। इंटरनेशनल लॉ एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की बात हो रही है, ये भी वही चीज़ है फिर से चार्ट की फॉर्म में। 1951 एक बाइंडिंग ट्रीटी थी, की प्रोविज़न नॉन रिफॉर्मेंट था और एक एक्सेस था। ग्लोबल कॉम्पैक्ट की बात करें, सेफ और ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन 2018 की बात है, ये 1951 की है, ये 2018 की है। ये तो नॉन बाइंडिंग थी, बट इसका भी यही था कि माइग्रेंट राइट वो रहे, क्या कहते हैं, माइग्रेंट के राइट प्रोटेक्ट रहे, सारे कोऑपरेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन में मिलकर काम करें और एक्सप्लॉयटेशन कम हो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्या बोलता है, ये बाइंडिंग ट्रीटी थी सिविल प्रोटेक्शन, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन के। और इसके की प्रोटेक्शन था, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिटेंशन ना हो, कोई भी तरह से फोर्सफुली डिटेंशन ना हो, आर्बिट्ररी एक्सपल्शन ना हो, ठीक है, ये दोनों भी पढ़ ली। नेक्स्ट है इंक्रीज फोकस ऑन ह्यूमन राइट एंड इंटीग्रेशन। अब ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग, मतलब ह्यूमन राइट्स एंड इंटीग्रेशन, कि उसको इंटीग्रेट करने का, अभी मैंने बताया ना सोशल इंटीग्रेशन, कि वो उस कल्चर में ढल जाए, ब्लेंड हो जाए, ठीक है, तो वो कैसे हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या अप्रोच दिए। सबसे पहले अप्रोच दिया हमें हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच की में क्या हो रहा है, ग्रोइंग सपोर्ट फॉर पॉलिसीज दैट गो बियॉन्ड सिंप्लीफाई कंट्रोलिंग बॉर्डर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म, इसमें बात करी हुई है कि सिंपल हॉलिस्टिक अप्रोच तो यही बोलती है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जो सिर्फ ऐसे ना हो कि क्या कहते हैं बॉर्डर तक रह रही है, लाइक बॉर्डर को सिंपली कंट्रोल, बियॉन्ड सिंपली कंट्रोलिंग बॉर्डर का मीनिंग यही है यहाँ पे कि वो कल्चरल एक्सेप्ट भी कर रही है और अपना कल्चर भी लेकर चल रही है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म ये बोलता है कि लैंग्वेज, एजुकेशन, वर्क फॉर पार्टिसिपेंट, सारी टाइप के इनको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, जॉब भी मिलनी चाहिए, एक्सेस भी मिलना चाहिए सर्विसेज का। ये हॉलिस्टिक अप्रोच नॉर्मल सी ये है, ठीक है, ब्लेंड होना कल्चर का। पाथवे टू सिटीजनशिप, इससे अच्छा और क्या होगा अपॉर्चुनिटी कि वो वहाँ पर बिल्कुल सेटल हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। दूसरा इसमें आता है, अगली अप्रोच आती है पाथवे टू सिटीजनशिप। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म माइग्रेंट ऑफर रूटीन टू सिटीजनशिप, स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड प्रिडिक्टेबल रूट, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड, और यहाँ का जो लैंग्वेज या फिर वर्क करने के लिए या कल्चर, मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करने के लिए बात कर रही थी, वो वहाँ पे आगे कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, और सिटीजनशिप देता है आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। जो यहाँ पे बात करें बियॉन्ड सिंपली कंट्रोलिंग बॉर्डर, यहाँ पे ये मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करना ही बता रहे हैं। ओके, तो अब पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इमिग्रेशन लॉ। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन टू इमिग्रेशन लॉ। इमिग्रेशन लॉ क्या करता है, कंट्रोल करता है कौन से लोग एंटर करेंगे, स्टे करेंगे और सिटीज़न बनेंगे दूसरी कंट्री के, ठीक है। इट इवॉल्व्स, ये कैसे कैसे इमिग्रेशन लॉज चेंज होते रहते हैं, अभी हमने पढ़ा पॉलिटिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, सोशल फैक्टर पे, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर पे ये पॉलिसीज़ डिपेंड करती है, तो ये लॉ भी इसी पे डिपेंड करेंगे। प्लस ये और क्या दिखाता है इमिग्रेशन लॉ, रिफ्लेक्ट नेशनल आइडेंटिटी, बॉर्डर कंट्रोल एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स माइग्रेंट, ठीक है, ये अब सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं अर्ली हिस्ट्री के बारे में। एशियन सिविलाइजेशन के टाइम में क्या था, कोई भी इमिग्रेशन लॉ नहीं था, ठीक है, तो क्या होता था, लेकिन बट उस टाइम पे भी इजिप्ट और रोम में ना कुछ कंट्रोल एग्जिस्ट करता था। इमिग्रेशन एक टाइप का कंट्रोल ही है ना, बॉर्डर कंट्रोल, तो पुराने टाइम में अर्ली हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट इजिप्ट और रोम में क्या था, एक टाइप का कंट्रोल था। कंट्रोल कैसा था, जैसे टैक्सेशन का कंट्रोल, मिलिट्री सर्विस का कंट्रोल, ठीक है, ये एक पॉइंट है। और क्या था, मेडिवल टाइम्स में क्या था, यूरोप में यूरोप हैज़ बेसिक कंट्रोल, कैसा कंट्रोल था, पीजेंट एंड सर्फ्स का,
इनको लैंड से टाई कर दिया जाता था। टाई कर दिया जाता था मतलब फॉडल सिस्टम। सबसे पहले मैं फॉडल सिस्टम बताती हूँ। फॉडल सिस्टम क्या होता है, एक ना हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब जैसे सबसे पहले किंग होगा, ठीक है। किंग के नीचे कौन होगा, जो उसके वो आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल एम्प्रर, जैसे एम्प्रर हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके नोबल्स हो जाएंगे, फिर उसके नाइट्स हो जाएंगे जो भी वॉर वॉरियर्स होते हैं, और फिर आते हैं हमारे पीजेंट्स एंड सर्व्स। तो किंग क्या करता था, इसके पास बहुत सारा लैंड होता था, लार्ज पीसेस ऑफ लैंड होते थे। तो ये अपने नोबल्स को दे देता था, किस उसमें कि ये लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी के उसमें, ठीक है। लॉयल्टी एंड मिलिट्री स्पोर्ट्स के लिए नोबल को दे देता था, ठीक है। और नोबल क्या करते थे, उसको प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है। और नोबल्स फिर जाके क्या करते थे, वो नाइट्स को दे देते थे। नाइट्स क्या करते थे, बदले में प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है, लोकल एरियाज़ में। और लास्ट में आते थे हमारे पीजेंट एंड सर्व्स। इनका क्या था, इनका काम था प्रोड्यूस करना, ठीक है। और ये लेबर होते थे लॉर्ड के। लॉर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया किंग हो गया, ठीक है। और इनका कोई राइट नहीं होता था जो भी ये प्रोड्यूस करते थे लैंड पे। तो ऐसे एक टाइप का फॉडल सिस्टम, एक कंट्रोल है। यूरोप में मिडिवल टाइम्स में क्या था, एक कंट्रोल था पीजेंट एंड सर्व्स पे, कि उनको लैंड के साथ ही रखा जाएगा, वो वहीं पे काम करेंगे और उनका कोई राइट नहीं होगा उस पर। उसको बोलते थे फॉडल सिस्टम, ठीक है। फिर आया अर्ली हिस्ट्री में, तो यही था 16 एंड 17 सेंचुरी। इसमें क्या हुआ, नेशन स्टेट्स राइज हुई। नेशन स्टेट्स का मतलब अलग अलग स्टेट का अपना एक बॉर्डर डिफाइन हुआ, और वहाँ की वहाँ पे सिटीजनशिप का कंसेप्ट आया, ठीक है। ये कैसे है, जैसी मतलब इमिग्रेशन को जैसी अवेयरनेस हुई अपनी सोवर्जिनिटी के बारे में, कि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास भी सुप्रीम पावर है, ठीक है। सोवर्जिनिटी क्या हो गया, एक राइट या एक पावर होना एक गवर्निंग बॉडी के पास, कि वो क्या बना सके, रूल्स बना सके, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी या सोवर्जिन पावर होती है। इसकी अवेयरनेस आना इमिग्रेशन कंट्रोल, इमिग्रेशन को, तो उससे भी कंट्रोल हुआ। प्लस एक कंसेप्ट आया बॉर्डर का और सिटीजनशिप का, ठीक है। ऐसे ऐसे डेवलप हुए। ये हिस्ट्री या वो है, स्टोरी है किसकी, इमिग्रेशन लोग बने कैसे। सबसे पहले तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन इजिप्ट और रोम में टैक्सेशन और मिलिट्री का कुछ काम चल रहा था। उसके बाद मिडिवल टाइम में यूरोप में क्या हुआ, पीजेंट एंड सर्व को फॉडल सिस्टम के तहत उनसे भी लेना शुरू करा और कंट्रोल करना शुरू करा। उसके बाद फिर क्या आया, सोवर्जिनिटी का कंसेप्ट आया। 16th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, बॉर्डर और सिटीजनशिप का कंसेप्ट आया। प्लस इमिग्रेशन अवेयर हुई अपनी सोवर्जिनिटी के बारे में, कि उसके पास पावर है, वो रूल बनाए। फिर 15th और 17th सेंचुरी के बीच में उसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं। क्यों, उस टाइम पे क्या हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी वर्ल्ड को, किससे, बाया सी रूट, ठीक है। सी के रूट से वो एक्सप्लोर कर रही थी कि कैसी है, कैसे कैसा वर्ल्ड है। तो उनका ये था मेन गोल, तो उनका यही था कि वो नए ट्रेड रूट फाइंड करे वेल्थ के लिए, लैंड के लिए, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, एज अ रिज़ल्ट क्या आया, वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाते थे। जैसे वो एशिया अफ्रीका में गए तो वहाँ कॉलोनियाँ बनाई, अमेरिका में गए तो वहाँ कॉलोनी बनाई, ठीक है। लेकिन जो ये कॉलोनीज़ थी ना, ये भी क्या थी, इसमें भी सिलेक्टिव इमिग्रेशन होता था। मतलब रेस के बेस पे, रिलीजियस के बेस पे, नेशनैलिटी के बेस पे वो होता था इमिग्रेशन। कि फॉर एग्जांपल ये यूरोप है, वाया सी रूट इन्होंने कोई एक जगह ढूंढी अफ्रीका में, एशिया अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ अपनी एक कॉलोनी बना दी आगे के लिए, कि धीरे धीरे ऐसे यहाँ पे इमिग्रेशन होगा। फिर यहाँ पे एक और अमेरिका में बना दी। अब यूरोप से कौन जा रहे हैं, सिलेक्टिव इमिग्रेशन ही जा रहे हैं इन कॉलोनीज़ में। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन उनका रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी क्या है। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जैसे कि अगर हम स्पेन में बात करें, तो स्पेन में जो कॉलोनीज़ बनी थी वहाँ पे लैटिन अमेरिका के लोग आ रहे थे, और ब्रिटेन में जो बन रही थी वहाँ से ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका के आ रहे थे, ठीक है, उन कॉलोनीज़ में सेटल होने। नेक्स्ट आता है फिर अर्ली लीगल कोड्स। 17th और 18th सेंचुरी में क्या चला, इमिग्रेशन लॉ बनने शुरू हुए यूरोप में, ठीक है। और कैसा, पहला लॉ क्या आया था, ब्रिटेन्स नेविगेशन एक्ट, रेगुलेटेड फॉरेन वर्कर्स। ये बाहर से जो लोग लाए गए थे, अलग अलग कॉलोनीज़ में बसाए गए थे, उनको नेविगेट करने के लिए ब्रिटेन नेविगेशन एक्ट आया, ठीक है। सबसे पहला अर्ली लीगल कोड ये आया। लीगल कोड का मतलब जो लीगल लॉ आया वो पहला ये आया। 19th सेंचुरी में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास माइग्रेशन हुआ। मास वर्ड का मतलब ही है बहुत लार्ज नंबर में माइग्रेशन हुआ। तो क्या मास माइग्रेशन को देखा जाए तो कैसे है ये,
लाइक 19th सेंचुरी की बात हो रही है ना, 1800s की बात करती हूँ, या 19th सेंचुरी जब लग रही था, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। सेम टाइम पे क्या हो रहा था, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था अमेरिका में, सेम टाइप पे क्या हो रहा था यूरोप में, यूरोप सफ़र कर रहा था किससे, फेमाइन से, जॉब से, कॉलोनियल एक्सपेंशन से, क्योंकि यूरोप से अलग 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 जगह पे क्या हो गया था, कॉलोनीज बन गई थी ना, उसका भी एक्सपेंशन हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी, प्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, मैसिव नंबर ऑफ माइग्रेंट यूरोप से कहाँ ट्रांसफ़र हुए, अमेरिका में, ठीक है। तो अब अमेरिका को तो दिक्कत होगी ना, इतना सारा मैसिव माइग्रेशन होगा, तो अमेरिका ने क्या करा, सबसे पहले मतलब यूएस ने क्या करा, एक यूरोपियन इमिग्रेशन जहाँ पे से हो रहा था, जैसे कहाँ से हुआ था यूएस में इमिग्रेशन, कहाँ कहाँ से हुए, आयरलैंड से, जर्मनी से, इटली से, एशिया से, तो वहाँ पे उन्होंने एक रूल बनाया, चाइनीज़ एक्सकल्शन एक्ट 1882। इसमें क्या करा उन्होंने, जो भी चाइनीज़ बेस्ड रेस वाले पीपल थे, उनको उनकी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग अलग कर दिया, निकाल दिया, उनको नहीं लिया, ठीक है, उनका एज अ माइग्रेंट एक्सेप्ट नहीं करा। सबसे पहले तो ये पहला आया था जो जिसको कंट्रोल बोल सकते हैं, पहला इमिग्रेशन कंट्रोल ये था। इससे भी पहले कि ब्रिटेन नेविगेशन वाला आया था, ठीक है, इसमें तो ये था बस रेगुलेट कर रहे हैं फॉरेन वर्कर को, पर रिस्ट्रिक्ट कहाँ हुआ था, चाइनीज़ एक्सक्लूशन, यूएस ने चाइनीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस या एथनिसिटी बोलोगे या नेशनैलिटी बोलोगे, उसके बेसिस पे इनको बिल्कुल अलग कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट यूके में भी सेम चीज़ हो रही थी, तो इन्होंने क्या करा था, इमिग्रेशन एक्ट 1905 में क्या टारगेट करा था, जो अनडिज़ायरेबल इमिग्रेंट है ईस्टर्न यूरोप से, जहाँ पे फेमाइन पड़ा था, वहाँ से जो आ रहे थे यूके में, उनको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट के तहत तो ये हुआ था कि वो ये फर्स्ट लॉ था यूएस में जिसने बैन करा था इमिग्रेशन बेस्ड ऑन देयर रेस एंड नेशनैलिटी, चाइनीज़ इमिग्रेंट के, चाइनीज़ लेबर को बैन कर दिया था। ये एक रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन लॉ था, क्योंकि ये रेस के बेस पे अलग कर रहा था ना। और यूके इमिग्रेशन एक्ट 1905 क्या बोल रहा था, इसने टारगेट करा था जो अनडिज़ायरेबल इमिग्रेंट है, मतलब जो ईस्टर्न यूरोप से आ रहे हैं, जो फ्लीइंग परसिक्यूशन करने के बाद यहाँ पे आए हैं, क्या नाम है, यूके में आए हैं, तो इन्होंने भी कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि इनको टेंशन हो गया था कि भाई ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी, कल्चरल डिफरेंस आएगा, इस वजह से इन्होंने कंट्रोल लगाया था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये हुआ था। और सारे लोग मतलब अमेरिका इसलिए भी मूव कर रहे थे क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो उनको बहुत अच्छा लैंड अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि अगर एक पॉवर्टी से एस्केप करके वो वहाँ जा सकते हैं। तो एक ये रीज़न भी था कि अमेरिका की तरफ मुड़ने का, कि मेन तो यही था कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, न्यू न्यू फैक्ट्रीज थी, मशीन थी, न्यू जॉब थी, बिग इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, तो इस वजह से उनको लगा कि वहाँ पर जाना, लैंड भी अवेलेबल है और पॉवर्टी, वॉर, फेमाइन से भी छुटकारा मिलेगा, तो वो उस तरफ मूव हो रहे थे। नेक्स्ट है हमारा 20th सेंचुरी, रिस्ट्रिक्शन एंड वर्ल्ड वार। ऐसे ऐसे जो अभी देखा ना कैसे कैसे वो बढ़ रहा है इमिग्रेशन लॉ, भी 3 टाइप के लॉ आए हैं। अब इमिग्रेशन लॉ टाइटन पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हो गए थे, इमिग्रेशन टाइट हो गया था, क्योंकि वॉर हुआ है तो कोई क्यों ही बुलाएगा। तो यूएस की बात करते हैं, यूएस में क्या हुआ, इमिग्रेशन एक्ट 1924 आया जिसने रेशियल कोटा, जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ। रेशियल कोटा क्या था, मतलब रेस के बेस पे ही वो एक्सेप्ट कर रहे थे माइग्रेंट्स, तो वो स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्ट फॉर साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट 1952 आया एक्ट, जिसने प्रायोरिटाइज करा फैमिली रीयूनिफिकेशन स्किल को, कि जो भी लोग वहाँ पे रह रहे थे माइग्रेंट, उनका फैमिली रीयूनिफिकेशन को उसने प्रायोरिटाइज करा, और जो स्किल वर्कर थे उनको भी। फिर आता है हमारा इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट 1965। इसने जो ऊपर अभी रेशियल कोटा मिला था उसको रिमूव कर दिया। ऊपर सबसे पहले यूएस में यही चल रहा था ना कि चाइनीज़ को हटा देंगे, इन लोगों को रख लेंगे, तो जिन लोगों को रख लेंगे उनके लिए तो रेशियल कोटा आ गया, तो उस कोटा को इसने रिमूव करा, ठीक है। फिर नॉन यूरोपियन जो थे उनके लिए भी डोर ओपन हो गए। पहले तो सिर्फ यूरोपियन को ही एंट्री मिल रही थी, चाइनीज़ को हटा दिया था ना, लेकिन यहाँ पे रेशियल कोटा रिमूव हुआ। अब यूरोप में, ये तो था यूएस की बात चल रही थी, अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में शेंगेन एग्रीमेंट 1995 की बात कर रहे हैं, इन्होंने फ्री मूवमेंट दे दिया था
कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई भी आ जा सकता है। रिफ्यूजी प्रोटेक्शन क्रिएटेड बाय, ये तो हमने पढ़ लिया 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रिफ्यूजी को प्रोटेक्शन मिला था, जिसमें नॉन रिफॉलमेंट और एक्सेस की बात हुई थी। नॉन रिफॉलमेंट मतलब नो सेंडिंग बैक, मतलब उनको डेंजर कंट्री में नहीं भेजना। तो ये तो वॉर के टाइम पे हुआ, यूएस एंड यूरोप की बात कर रहे हैं। एक तो शेंगेन में फ्री मूवमेंट हो गया और दूसरा यूएस में रेशियल कोटा हट गया। पहले रेशियल कोटा बना, फिर प्रायोरिटाइज हुआ फैमिली रीयूनिफिकेशन और लास्ट में रेशियल कोटा हट गया। अब बात करते हैं पोस्ट वर्ल्ड वार जो सेकंड हुआ था उसके बाद, जो हमने पहले पढ़ी थी ना, कॉलोनी बनी थी अलग अलग जगह पे, यूरोप से बन रही थी, स्पेन में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जो कॉलोनीज बनी थी उनका हुआ डीकोलोनाइजेशन वॉर के बाद। कहाँ का हुआ डीकोलोनाइजेशन? एशिया में, अफ्रीका में, कैरेबियन में। ठीक है, जो फॉर्मर कॉलोनीज थी जहाँ पे सिटीज़न माइग्रेट कर चुके थे टू फॉर्मल इम्पीरियल पावर से, इंडिया हो गया, पाक हो गया और जमाइका हो गया, यहाँ से लोग यूके, फ्रांस और बेल्जियम में शिफ्ट हो चुके थे। ये सारी कॉलोनीज फिर डीकोलोनाइज हो गई। लेड टू इमिग्रेशन कंट्रोल एक्ट, जो यूके इमिग्रेशन एक्ट 1971 था, इसमें क्या होने लगा? सिलेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच। यूके में तो वैसे ऑब्वियसली वही चल रहा था, पहले भी रिस्ट्रिक्टिव थी और अभी भी 71 में भी रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच थी वीज़ा लेने के लिए यूके में। 1960s और 1980s की बात करें, एक्सपेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर क्या चला था? जो वेस्टर्न नेशंस थे जिन्हें लेबर की नीड थी, बट उन्होंने माइग्रेशन क्या कर रहा था? रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक रीज़न। जैसे हमने जापान और साउथ कोरिया में पढ़ा था ना कि वहाँ पे लेबर की नीड थी बट स्टिल उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, ऐसे ही यहाँ पे वेस्टर्न नेशन की बात हो रही है। एक्सपेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन का टॉपिक चल रहा है। यूएस इमिग्रेशन नेशनैलिटी एक्ट 1965, अभी जो ऊपर पड़ा था, जिसने डोर ओपन कर दिया था नॉन यूरोपियन के लिए, लाइक चाइनीज़ के लिए भी रेशियल कोटा रिमूव करा था, तो ये एक्सपेंशन की बात हो गई। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड सॉ इमिग्रेशन एज अ सोर्स ऑफ चीप लेबर। फ्रांस में, जर्मनी में और नीदरलैंड में क्या सीन चल रहा था कि इनको बाहर से फॉरेन के लेबर लेकर इनको चीप पड़ रहा था, ठीक है, लेबर वेजेस देने में। एज इकोनॉमिक्स चेंजेस यूरोप बिगिन टाइटिंग लॉ, जैसे इकोनॉमिक्स चेंज हो रही थी यूरोप भी क्या कर रहा था? अपने लॉ को टाइटन कर रहा था, इमिग्रेशन प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट कर रहा था। पहले तो उसने ले लिया जब उसको दिख रहा है कि ओवर क्राउडिंग हो रही है। यूरोप में, जर्मनी में ईजी था ना, पॉलिसीज ईजी थी, लेकिन आफ्टर टेररिस्ट अटैक तो इतना सारा वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है उनको टाइट कर दिया। 1990s 2000 ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन चेंजेस, इसमें क्या चला? ग्लोबल माइग्रेशन इंक्रीज़ हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था उसके बाद क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ। शेंगेन एग्रीमेंट 1995 में, इसमें क्या था? ईजी मूवमेंट हो गई थी, फ्री मूवमेंट हो गई थी, एक तो ये, ठीक है, जिसकी वजह से एक इशू रेज हो गया था, इलीगल इमिग्रेशन कंसर्न का इशू रेज हो गया था कि एक तो इन्होंने फ्री मूवमेंट दे दिए शेंगेन एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, और फ्री मूवमेंट दे दिए तो अब हमें नहीं पता ना कौन सा माइग्रेंट इलीगली आ रहा है और कौन सा अनडॉक्यूमेंटेड आ रहा है और कौन सा जेन्युइन है। यूएस में IRCA इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड कंट्रोल एक्ट, IRCA का फुल फॉर्म है इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड कंट्रोल एक्ट 1986, गेव एमनेस्टी टू अनडॉक्यूमेंटिंग एंड पेनलाइज एम्प्लॉय हायरिंग अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? लाइक फॉर एग्जांपल कोई अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट है, ठीक है, वो कहीं जाके वर्क कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयर है ना उसको पेनल्टी पड़ेगी, ना कि इस अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट को। इसको तो एमनेस्टी मतलब फॉरगिव कर दिया जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर है जिसने उसे हायर करा है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को, उसको पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, US IRCA के तहत, एक्ट के तहत ये हुआ था। नेक्स्ट है 2004, EU एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईस्टर्न यूरोप नेशन। 2004 में क्या हुआ था? जो यूरोपियन यूनियन है वो और एक्सपेंड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोलैंड, हंगरी, चेज एंड रिपब्लिक के तहत। यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन थी वही इंक्रीज़ हो गई थी, मतलब ईस्टर्न यूरोपियन में ही इंट्रा माइग्रेशन चल रहा था। ये हमने EU लेवल लॉ में भी पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंट्रा माइग्रेशन होता था ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर कुछ भी हो गया। पोस्ट 9/11 2001, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ था?
यूएस में क्या हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से यूएस ने क्या क्रिएट करा था, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 2002 में उसने क्रिएट करा था। और इसमें एक एक्ट आया था, पेट्रोइट एक्ट 2001। इसकी वजह से क्या होता, डिटेंशन भी इन्हांस हो गई थी कि जो उनको लग रहा था, जिस पे थोड़ा सा भी डाउट था, उसको डिटेंट कर देते थे। और सर्विलेंस चेकिंग पावर इंक्रीज़ कर दी थी बॉर्डर पे, ठीक है। यूरोप अडॉप्ट टाइटर कंट्रोल एमिड मिडल ईस्ट रिफ्यूजी इनफ्लक्स। यूरोप में एंटर कहाँ से हो रहे थे, मिडल ईस्ट से ही हो रहे थे ना, सीरिया इराक से हो रहे थे रिफ्यूजी एंटर। तो यूरोप ने भी अपनी पॉलिसी टाइट कर लिया, वो तो हमने पढ़ ही लिया, पोस्ट कोल्ड वार के बाद उन्होंने टाइट कर ली थी, जब इतना सारा इन्फ्लक्स हो चुका था, पॉलिटिकल टेंशन हो गई थी जर्मनी में। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इशू, यूएस डिबेटेड डाका, डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल, ठीक है। अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट एंड बॉर्डर, यूएस ने डिबेट करा, डाका का मीनिंग है डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल। अगर कोई चाइल्डहुड मतलब कोई चिल्ड्रन है, कोई भी चिल्ड्रंस है या चाइल्ड है कोई, ठीक है, वो अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स में आता है, लाइक उसका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है या इलीगल है, बॉर्डर के थ्रू आया है, तो उसको कैसे वो करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। डिटेंशन नहीं कर देना, डिपोर्ट नहीं कर देना एकदम से, या फिर अनफेयर कंडीशंस में नहीं रखना। तो उसके ऊपर जो डिबेट चली थी वो डाका की थी। एंड ईयू फेस सीरियन अफगान रिफ्यूजी वेव, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2015-16 में आई थी ना अफगान रिफ्यूजी सीरियन की वेव, कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में। तो टर्की एंड ब्रिक्सन लेट यूके टफर इमिग्रेशन रूल, ये हमने भी पढ़ा था, ईयू ने टर्की से डील साइन करी थी कि भाई आप इस साइड मत आने देना रिफ्यूजीज़ को, बदले में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा इसका, ईयू का। सेम ऐसे ब्रेक्जिट में भी हुआ था, उसने यूके को टफर इमिग्रेशन रूल के लिए वो करा था। क्लाइमेट चेंज एंड वॉर कॉज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड प्रेशर ऑन असाइलम सिस्टम, एक ही पॉइंट पे आते हैं ह्यूमैनिटेरियन के बेस पे पॉलिसीज़ कैसे चेंज होती है। अगर कहीं का क्लाइमेट चेंज या वेदर बहुत एडवर्स या वर्सन कंडीशन में हो जाता है, तो सेम असाइलम सीकर या क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ का सीन होता है, और वो दूसरी जगह जाके शेल्टर लेते हैं, उसकी वजह से और प्रेशर क्रिएट होता है सिस्टम पे। फ्यूचर ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है इमिग्रेशन में, टेक्नोलॉजी वही बायोमेट्रिक या एआई टूल, जैसे हमने वो पढ़े थे, वेटिंग सिस्टम या फिर फेस रिकॉग्निशन, आई स्कैन। क्लाइमेट चेंज में कॉज मास डिस्प्लेसमेंट, हाँ हो सकता है मास डिस्प्लेसमेंट, इधर से उधर हो सकता है, और उसकी वजह से न्यू चैलेंजेस आ सकते हैं। एजिंग वर्कफोर्स, डेवलप्ड नेशन में इंक्रीज स्किल इमिग्रेशन, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको तो ऑलरेडी स्किल्ड माइग्रेंट्स या फिर स्किल्ड वर्कर चाहिए, अब चाहे वो लोकल हो चाहे वो इमिग्रेंट्स हो। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट वर्सेस सिक्योरिटी, लॉ को बैलेंस करना पड़ेगा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी को लेके और नेशनल इंटरेस्ट जिसको आना है कंट्री में इमिग्रेशन को लेके, ठीक है। कंक्लूजन बेसिक्स है, इमिग्रेशन लॉ इज़ डायनेमिक, शेप्ड बाय हिस्ट्री एंड फ्यूचर नीड्स, जो पुराना चलता आ रहा है उसको देख के और जो नेक्स्ट नीड है उसको देख के हमारे जो इमिग्रेशन लॉ है वो शेप होगा। बैलेंस बनाएगा नेशनल सोवर्जिनिटी की, इंडिविजुअल पावर क्या है और राइट्स क्या है। फ्यूचर लॉ मस्ट इंटीग्रेट कंपैशन, रेगुलेशन, सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वीज़ा, ये इंटरेस्टिंग है। अब इसमें वीज़ास पढ़ेंगे, जैसे मैं वहाँ पे स्टूडेंट का बता रही थी ना, J1 कल्चरल, इसमें सारे टाइप के वीज़ाज आ जाएंगे। सबसे पहले हम विजिटर वीज़ा की बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं। विजिटर वीज़ा कौन सा, लाइक टूरिस्ट वीज़ा। B2 को बोलते हैं टूरिस्ट या लेज़र आ जाए या प्लेजर आ जाए, इस टाइप के वीज़ा B2 में आते हैं, और ये एक तरह के टूरिस्ट वीज़ा है। यूएस का विजिटर वीज़ा कौन सा हो गया, B2, ये टेम्परेरी बेस पे है। अब यूएस कई टूरिस्ट तो B2 था, लेकिन बिजनेस B1 हो गया, ये भी टेम्परेरी है, बिजनेस भी थोड़े टाइम के लिए होगा। यूएस का स्टूडेंट वीज़ा अलग अलग टाइप का आता है। F1 आ गया जो एकेडमिक, जिसने एडमिशन ले रखा है, F1, ठीक है। M1 आ गया जो एकेडमिक नहीं है, नॉन एकेडमिक है, बट वोकेशनल स्टूडेंट है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी रिसर्च के लिए आया है, वो हो गया प्रैक्टिकल के लिए आया है, या फिर M1। J1 आ गया, कुछ स्टूडेंट कल्चरल प्रोग्राम में आते हैं कल्चरल एक्सचेंज के लिए, वो हो गया J1। ये सारे के सारे कैसे टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब जब तक स्टूडेंट का कोर्स होगा उस लेंथ के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे रहेगा, तो ये टेम्परेरी हुआ। और इन्हीं वजह से जैसे टेम्परेरी है तो उनको एक और वीज़ा मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रहना, ये भी टेम्परेरी है, ठीक है। अब आते हैं वर्क वीज़ा में। वर्क वीज़ा यूएस की बात कर रहे हैं। H1B स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, नाम याद रखना। B2 B1 तो हो गया टूरिस्ट एंड बिजनेस, और H1B हो गया स्किल्ड वर्कर के लिए। H1B था, H1C,
नर्सिस के लिए 1 हो गया। अब H2A एंड 2B एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, H1 H1 H2 H2। 1B तो हो गया हमारा स्किल्ड वर्कर के लिए, C हो गया नर्स के लिए, 2A हो गया एग्रीकल्चर के लिए, B हो गया नॉन एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। L1 ये आता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए, कंपनी से एक ही कंपनी से दूसरी कंपनी, सेम कंपनी के ब्रांच में क्या होना, ट्रांसफ़र होना, मतलब एक ही कंपनी है बट अलग अलग लोकेशंस पे जैसे होती है उसके ब्रांचेस, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र L1। अगर A है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव और मैनेजर का ट्रांसफ़र हो रहा है। L1B है तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो वर्कर है उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। O1 होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए वीज़ा मिलना किसी को, ठीक है, वर्क में। P1 हो गया आर्टिस्ट या एंटरटेन, ये भी टेम्परेरी टाइप का वीज़ा है। B1 खाली B1 है ये, एक हमने यहाँ पे पढ़ा था B1, ये बिजनेस वीज़ा था यूएस का। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं B1 ये डोमेस्टिक वाला वीज़ा, नैनीज़ के लिए, हाउस होल्ड वर्कर के लिए। OPT आता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये अपनी ग्रेजुएशन जो F1 स्टूडेंट्स होते हैं ना एकेडमिक वाले, वो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहे तो ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वीज़ा मिलता है, वो ये है, ठीक है। और इससे वो परमानेंट भी हो सकता है OPT के बाद भी। J1 अलग था, J1AU अलग है। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन है वो क्या है, चाइल्ड केयर में हेल्प करता है, बदले में वो फूड, अपना बोर्डिंग और अपना स्टाइफन मांगता है एज अ काइंड ऑफ सैलरी, ठीक है। J1AU पेयर में ये आता है। और नैनीज़ वाला कौन सा था, B1। स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा SIV ये इसलिए होता है, जैसे अमेरिका के कुछ लोग अफ़गान में ट्रांसलेटर एज अ ट्रांसलेटर, मिलिट्री ट्रांसलेटर, अफ़गान या इराक वहाँ से असिस्ट कर रहे हैं, तो उनको परमानेंट वीज़ा मिलता है, स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा, ठीक है। R1 वीज़ा रिलीजियस वर्कर के लिए हो गया, जो वर्क करते हैं मिशनरीज़ में यहाँ पे फॉरेन में। A1 हो गया, अभी हमने A1 नहीं पढ़ा, हमने H1A पढ़ा है, H1B पढ़ा है, ठीक है। ये था A, किसके लिए था, कंफ्यूजिंग है ये बहुत। H1B H1 ये B और ये C। B था स्किल्ड वर्कर के लिए, C था नर्स के लिए, फिर था H2 A और B, है ना। ये था एग्रीकल्चर के लिए और ये था नॉन एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो H2A H2B है, A1 नहीं है, तो ये अलग है। ये डिप्लोमेट्स, A1 आता है डिप्लोमेट्स के लिए, नंबर 1 डिप्लोमेट्स सबसे आगे होते हैं, तो A1 करके ऐसे याद कर लेंगे इसको। तो डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के वो होते हैं ना, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से बोलने वाले डिप्लोमेट्स, तो उनके लिए A1 आता है। और सेम ऐसे G1 आता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, जो बात करने आते हैं एज अ कन्वर्सेशन या ट्रांसफ़र करने आते हैं, उनके लिए G1 है वीज़ा लगता है उनका, टेम्परेरी है ये भी। अब तो यूएस की बात कर ली, सेम ऐसे यूके में है। जैसे स्किल्ड वर्कर के लिए वहाँ क्या लग रहा था, H1B स्किल्ड के लिए लग रहा था, यहाँ पे टायर 2 लगता है, ठीक है। और ये परमानेंट वीज़ा है। वहाँ पे F1 स्टूडेंट्स को परमानेंटली OPT वीज़ा मिल रहा था वहाँ, और यहाँ पे टायर 4 H1B यूएस का है, यूएस का है, और टायर 2 यूके का है। सेम वहाँ पे OPT यूएस का है, और यहाँ पे टायर 4 यूके का है, ठीक है। वहाँ पे R1 रिलीजियस का है, यहाँ पे टायर 2 रिलीजियस का है। डन, ये रहा। सेम ऐसे यहाँ पे EU कंट्री भी आ गई, यहाँ पे लगता है ICT इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, जैसे वहाँ पे L1 लग रहा था, यहाँ पे ICT लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैमिली रीयूनिफिकेशन। यूएस में K3 स्पाउस के लिए आ गया, तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ रह रहा है, ये भी एक टाइप का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट इसके लिए भी मिलता है, कोई भी फैमिली आ रही है विजिट करने, ठीक है, तो ये टेम्परेरी हो गया। लेकिन K3 स्पाउस का वो इनिशियली तो टेम्परेरी होता है, बाद में जाके परमानेंट ही हो जाता है। K1 फियोंसी का होता है, K3 स्पाउस, K1 फियोंसी। IR1 भी स्पाउस का होता है, CR1 भी स्पाउस का होता है। ये यूएस का हो गया। अब आती है ट्रांजिट वीज़ा की बारी। ट्रांजिट वीज़ा वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल
इंडिया से न्यूजीलैंड की फ़्लाइट है, बीच में मलेशिया पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमारा ट्रांजिट वीज़ा लगता है। ठीक है, तो यूएस की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे C1 वर्ड आएगा, C1 आता है ट्रांजिट के लिए। और कई कई बार वीज़ा पे क्या होता है, TWO लिखा होता है, विदाउट ट्रांजिट भी हम उस कंट्री में कुछ आवर्स के लिए रह सकते हैं, टेम्परेरी ही होता है, क्योंकि हम ट्रांजिट कर रहे हैं ना, बीच में बस वो कंट्री पड़ रही है, हमें अपनी फ़्लाइट चेंज करनी है तो वहाँ से कर रहे हैं, कुछ फ्यू आवर्स से फ्यू डेज़ तक होता है, 1 डे तक, फॉर एग्जांपल फ्यू आवर्स टू 1 डे। तो एक तो हो गया ट्रांजिट वीज़ा होता है हमारे पास, और कई बार क्या होता है डायरेक्ट वीज़ा पे डेस्टिनेशन का होता है, तो वो ट्रांजिट विदाउट ट्रांजिट वीज़ा होता है, तो उसमें भी हम उस कंट्री में जा सकते हैं फ्यू आवर्स के लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टर वीज़ा। ये सारे इन्वेस्टर वीज़ा सारे ज़्यादातर परमानेंट टाइप के। EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा होता है यूएस का। E2B यूके में सेम चीज़ टायर 1 में आती है। अभी हम यूके का 2 पढ़ चुके हैं, किसमें, रिलीजियस के केस में, और कहाँ पढ़ा था हमने, H1B के केस में। ठीक है, स्किल्ड वर्कर, यूके का टायर 2, और 4 पढ़ चुके हैं OPT के केस में, F1 के। सेम अब यहाँ टायर 1 पढ़ रहे हैं यूके का, इन्वेस्टर के केस में 1। ठीक है, EU का ये आ गया, पोर्टुगल, स्पेन एंड ग्रीस। इसमें गोल्डन वीज़ा चलता है यूरोपियन में, और ये सारे परमानेंट है। गोल्डन वीज़ा के लिए 1 मिलियन समथिंग, नहीं वो तो EB-5 के लिए होता है। आगे आता है नेक्स्ट इमिग्रेंट वीज़ा रेजिडेंसी। इसमें क्या चल रहा है, यूएस का होता है EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा, 1 मिलियन इन्वेस्ट करके उस कंट्री में, यूएस में, वो क्या ले सकता है, रेजिडेंसी ले सकता है। कुछ होता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इसमें क्या होता है, कोई दादा है, परदादा है, मम्मी पापा है, उनके अगर उनको सिटीजनशिप मिली हुई है तो आगे इनको भी मिल जाएगी बाय डिसेंट्स। ठीक है, एक आता है यूएस में ग्रीन कार्ड, इससे भी सिटीजनशिप मिलती है। यूके में स्पेसिफिक टाइम के लिए रहना पड़ता है, और इसको बोलते हैं ILR। आई थिंक ये कुछ लीव फॉर रिमेन था, ILR ऐसे कुछ था, इन्फिनाइट लीव टू रिमेन, यस। इन्फिनाइट लीव टू रिमेन के बाद क्या मिल जाती है, रेजिडेंसी यूके में। और अगर EU की बात करें तो अभी मैंने बताया गोल्डन वीज़ा इन्वेस्ट करके भी हमें मिलता है, सेम ऐसे गोल्डन वीज़ा से इमिग्रेशन मिल सकता है। ग्रीन कार्ड से यूके में मिलता है, और US में मिलता है, अभी पढ़ा था। ठीक है, अब कुछ और कंट्रीज़ है रेजिडेंसी वाली, ये बता रही हूँ। एस्ट्रिक किट्स, नेविस, एंटीगिया, बरबूडा, माल्टा। इसमें क्या चल रहा है, और इसमें क्या चलता है, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करके क्या करते हैं कि ये सिटीजनशिप ले लेते हैं। इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि कोई भी बाहर से आएगा, इनकी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा और उनकी इकनॉमी को क्या करेगा, रन करेगा, तो होस्ट कंट्रीज़ को क्या दे देगी, सिटीजनशिप। ठीक है, कुछ कंट्री थाईलैंड एंड मेक्सिको, इसमें रिटायरमेंट वीज़ा चलता है। रिटायरमेंट वीज़ा क्या होता है कि हम इंडिया में फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है, अब उसको पेंशन तो मिल रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर, यहाँ की थाईलैंड मैक्सिको की गवर्नमेंट के ऊपर वो कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना, उसको जॉब करना है तो लोकल्स की जॉब भी नहीं खाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस आके रहेगा और टैक्स पे करेगा, इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। रिफ्यूजी वीज़ा, यूएस में R वीज़ा लगता है, R1 था रिलीजियस के लिए, R वीज़ा रिफ्यूजी के लिए, और एक और है रिफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोग्राम, और ये टेम्परेरी और परमानेंट भी हो सकता है, बेस्ड ऑन कंडीशन क्या है वहाँ की। असाइलम वीज़ा, यूएसए में असाइलम वीज़ा ही बोलते हैं, सेम ये भी टेम्परेरी और परमानेंट हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा मोस्टली टेम्परेरी होते हैं। यूएस में एक होता है ह्यूमैनिटेरियन पैरोल, ये डिस्ट्रेस के केस में आता है, कोई भी फैमिली मेम्बर को डिस्ट्रेस हो गया, कुछ भी हो गया अर्जेंटली, दूसरे फैमिली मेम्बर को दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आना है, फॉरेन कंट्री में, तो अगर उसको रेगुलर वीज़ा नहीं मिल रहा है तो वो क्या लगा लेगा, ह्यूमैनिटेरियन पैरोल। नेक्स्ट है टेम्प्रेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस, ये हमने ह्यूमैनिटेरियन में भी बात करी थी TPS की, जब मैं वहाँ बता रही थी कि थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, वेनेजुएला में, EL सल्वेडर में, हैती में, और सीरिया में भी। ठीक है, यहाँ मिलता है ये वीज़ा। अब कुछ ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा में आ गया T वीज़ा। T वीज़ा होता है ट्रैफिकिंग के लिए, कुछ जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें कि फोर्सफुली स्मगल करके वुमेन और चिल्ड्रन को ले आते हैं, तो वहाँ पे T वीज़ा लग जाता है उन लोगों का। U वीज़ा होता है जो ट्रैफिकिंग के अलावा अदर जो क्राइम है उसके जो विक्टिम्स हैं उनके लिए U वीज़ा लगता है। B2 हेल्थ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लगता है। अब याद रखना, हमने एक जगह पढ़ा था B1, ये हमने नैनीज़ के केस में पढ़ा है, और B1 हमने बिजनेस के केस में भी पढ़ा है। सेम एग्जांपल B2 हमने
टूरिस्ट के केस में पढ़ा, और B2 अभी हमने कहाँ पढ़ा है, हेल्थ एंड मेडिकल के लिए, हेल्थ एंड मेडिकल के लिए, ठीक है। तो वो नहीं होना। और ऐसे जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वहाँ पे भी फिर से हमें टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट लेना पड़ेगा, वो वीज़ा मिल जाता है। नेक्स्ट है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसी कंट्रीज़ में YPs जो होते हैं, यंग प्रोफेशनल, इनको हॉलीडे के टाइम पे या शॉर्ट टर्म के लिए क्या बुलाया, वर्किंग करने के लिए बुलाया जाता है, और ये टेम्परेरी होता है। बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड, ये मैक्सिको में चलता है, मैक्सिको से US में। यहाँ पे क्या होता है, BCC कार्ड मिलता है, बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड। शॉर्ट विजिट्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, बॉर्डर क्रॉसिंग, ये मैक्सिको का है और ये US है, तो उसको बार बार यहाँ आना है, आना जाना करना है अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए, किसी के लिए, तो बार बार वीज़ा थोड़ी लगवाएगा, तो ये BCC ले लेगा। 10 ईयर्स के लिए होता है ये कार्ड। टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मैक्सिको में है। टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट थोड़े टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए रेजिडेंस चाहिए, जैसे कुछ भी है, मेडिकल है, घूमना है फिरना है वगैरह वगैरह, ठीक है। ट्रीटीज एंड दिस, ये अभी थोड़ी देर में करते हैं।